अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, ये आपने लेक्चर देख लिया 2 घंटे का, पूरा आपका काइनेमैटिक्स डन। आपके फुल मार्क्स आने वाले काइनेमैटिक्स में। लेकिन ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि काइनेमैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका डायनामिक्स जो आता है ना, चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 4, इसके कॉन्सेप्ट सारे आपकी मिलते हैं काइनेमैटिक्स से। तो काइनेमैटिक्स तो आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि आपका 30% ऑफ द पेपर है ना, वो इसके बेसिस पे आता है, काइनेमैटिक्स से। ये कनेक्ट होता है डायनामिक्स से, डायनामिक्स 2 से, और फिर साथ में वर्क एनर्जी से भी कनेक्ट होता है। तो ये ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आपने ये वन शॉट लेक्चर ध्यान से सुना है, सब कुछ समझ के अगर आप ये देखेंगे लेक्चर, आपके आराम से है ना, इस काइनेमैटिक्स के टॉपिक के आराम से 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो ये वन शॉट लेक्चर हमने फेडरल कमांजन ने आपके लिए बनाया हुआ है। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास 2 महीने पड़े हुए हैं, हमने आपके लिए यहाँ पे कंपाइल किए हुए हैं फ्री के नोट्स। और ये एमी फ्री नोट्स नहीं है, ये टॉपर बच्चों के नोट्स है। आप ये लिंक खोलेंगे यहाँ पे गूगल ड्राइव की, तो आपके पास फोल्डर बनेगा। यहाँ पे इस फोल्डर में आपके पास सारे के सारे नोट्स पड़े हुए हैं, ये आप जाके खोल लेंगे। उन बच्चों के नोट्स हैं, हमारे 300 बच्चे थे लगभग, जिनकी 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। हमने उनके सारे नोट्स कंपाइल करके हमने यहाँ पर डाले हुए हैं आपके लिए। आप है ना, इनको वसूल कर सकते हैं यहाँ से। और साथ में हमने हमारी रिवीजन बैच खोली हुई है। 2 महीनों में हम आपको एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस के आंसर्स, ग्रैंड टेस्ट, मॉडल पेपर्स और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें, रिवीजन नोट्स जो हम नहीं निकालते वैसे यूट्यूब वालों के लिए, वो आपको बैच में मिलने वाले हैं। अगर आपको रिवीजन बैच ज्वाइन करनी है तो देखें, एक सब्जेक्ट आपको 800 रुपये का पड़ेगा, और यहाँ पे 3000 में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको रिवीजन बैच में एनरोल होना है, आपको एक दफ़ा सिर्फ 3000 रुपये देने, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी सिर्फ 2 महीनों में। और फिर आप भी है ना 90% मार्क्स ला सकते हैं। जैसे हमारे 300 बच्चे हैं जिनके है ना 2025 में फर्स्ट एनुअल एग्जाम, बाय द वे सेकेंड एनुअल के अभी तक रिजल्ट्स नहीं डाले हमने, ये फर्स्ट एनुअल एग्जाम के हैं। तो अगर आप रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे आप मैसेज कर लें। यहाँ पे ये नंबर पड़ा हुआ है आपका, यहाँ पे मैसेज कर लें। लेकिन अब हम शुरू करते हैं हमारा वन शॉट लेक्चर क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का। ध्यान से सुनिएगा। काइनेमैटिक्स जो है वो होती क्या है। ये सबसे पहला पैराग्राफ जो है यहाँ पे कह रहा है मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा है और साथ में काइनेमैटिक्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी लंबी की गई है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये वाली डायग्राम, अब इसमें है ना मैकेनिक्स आती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपने एक बहुत आगे जाके पढ़नी है, जैसे रिलेटिविस्टिक, क्वांटम मैकेनिक्स, ये छोड़ दें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सिर्फ काम की चीज़ें जो है ना, काम की, ठीक है। यहाँ पे क्या अल्फाज पढ़े हुए थे हमने, मैकेनिक्स, ठीक है। सिर्फ मैकेनिक्स आपको पता होना चाहिए। मैकेनिक्स यहाँ पे क्या है आपका, ये ऊपर सबसे आ रहा है, ठीक है। ये सबसे मेन ब्रांच है आपकी। ये क्या है आपका, स्टडी ऑफ मोशन। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हमारी क्या है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट लुक्स इनटू मोशन with / without reference to force, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये है कि आप समझे, एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे हैं, ठीक है। या फिर ये आपकी गाड़ी हो गई, ठीक है। अब गाड़ी है ना, वो एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जब जाएगी तो यार वो हिलती है, ठीक है। तो इसमें है ना आपकी मैकेनिक्स आ जाती है, क्योंकि यार गाड़ी एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जा रही है। या फिर आप है ना इधर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने एक बॉल है ना ऊपर हवा में उछाल दी, ठीक है, और वो नीचे आ जाती है, ठीक है। मोशन है, ठीक है, आपकी चीज़ें हिल रही हैं। जो चीज़ें आपकी हिलती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम कहते हैं यार स्टडी ऑफ मैकेनिक्स। जब हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, वो आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है with / without रेफरेंस टू फोर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यार, मैं अभी शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ये जैसे आपने बॉल हवा में फेंकी, ठीक है, ये अभी ऊपर जाएगी, ठीक है, और नीचे भी आएगी। अगर आप इसकी फोर्सेस जो हैं, इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, कौन सी, ग्रेविटी हो रही है। ये ग्रेविटी इसको नीचे फेंक रही है, जी ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, एक फोर्स होती है जो अर्थ की होती है खुद की, ठीक है, जो आपको नीचे फेंक रही होती है। लेकिन फोर्स इसमें आती है, ठीक है। जब भी फोर्स यहाँ पे आएगी तो उसका मतलब मैकेनिक्स है, और अगर फोर्स नहीं भी है तो उसे हम मैकेनिक्स फिर भी कहते हैं, ठीक है।
लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक्स हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच आती है। मैकेनिक्स के बाद क्या आता है? डायनामिक्स। डायनामिक्स ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी डेफिनेशन मैं आगे जाके ही बताऊँगा। लेकिन डायनामिक्स के बाद फिर आता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है? वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है? डायनामिक्स क्या है? आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है। और स्टैटिक्स क्या है? वो आपके आगे वाले चैप्टर है, जिसमें आप मोमेंट, इक्विलिब्रियम सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये एक डायग्राम है ना, ये समझे आप क्लास 9 क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारे क्या फोकस है? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होती है? अब हम लिखते हैं डेफिनेशन काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स क्या है? यार काइनेमैटिक्स इज sub branch of physics that describes motions of objects and bodies without considering the forces that cause them, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार आपकी जो बॉल आपने फेंकी, यहाँ से ऐसे ऊपर हवा से लेके नीचे ऐसे यूँ आई, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। मतलब क्या लग रहा है? आप उसके ऊपर ताकत लगा रहे हो, आप नहीं लगा रहे, ठीक है? आपने भी वैसे ताकत लगाई जब आपने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है? आपने उसको झटका दिया, आपने उसको ऊपर फेंका, ठीक है? उसमें फोर्स लगी है, ठीक है? वैसे ही गाड़ी का जो इंजन है यहाँ पे, ठीक है? गाड़ी का इंजन है ना, आपकी गाड़ी को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाता है, वो पावर प्रोड्यूस करता है, फोर्स जो इंजन की होती है वो उधर से लेके जाता है, इसलिए आपको पेट्रोल चाहिए होता है गाड़ी में और बाइक में। लेकिन हम फोर्स को नहीं कंसिडर करने वाले, हम क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ पे देखने वाले हैं सिर्फ आपकी स्पीड को, स्पीड से रिलेटेड जो कोई से भी वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है? तो हम फोर्स को हटा देते हैं, यहाँ पे फोर्स आ गया, ठीक है? उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है? फोर्स नहीं आती, तो आप कहोगे सर बचा क्या? फोर्स के अलावा सारी चीज़ें, ठीक है? आप स्पीड को देखोगे, आप डिस्टेंस को देखोगे, ठीक है? एक्सेलरेशन को देखोगे। अगर आपको इनकी डेफिनेशन नहीं पता, वो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप है ना, इन चीज़ों को ही देखोगे, टाइम को देखोगे, टाइम का तो मतलब पता होगा आपको, ठीक है? तो सिर्फ हम ये वाली चीज़ें देखने वाले हैं। ये आता है आपका काइनेमैटिक्स में, ठीक है? और ये काइनेमैटिक्स में नहीं आता, फोर्स नहीं आता। अगर मैकेनिक्स की अगर हम बात करें या डायनामिक्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। डायनामिक्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो अगले लेक्चर में फिर हम फोर्सेस को भी देख के करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे? अभी सिर्फ हम काइनेमैटिक्स पढ़ने वाले हैं। बॉल की स्पीड, अगर आप बॉल फेंकते हैं हवा में, तो कितना टाइम लगता है उसको कि यार वो ऊपर से ऐसे ही नीचे आ जाए, कितना टाइम लगता है? उसमें सिर्फ हम स्पीड देखने वाले हैं, फोर्सेस नहीं देखने वाले। सिर्फ स्पीड देख रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। उसके अलावा अगर आप और चीज़ें भी देखें, तो किताब में आते हैं, जैसे ये बॉल हो गई, ठीक है? बास्केटबॉल हो गई, वही आप इसको आगे फेंके, पीछे फेंके, कितने स्पीड से हिलती है, कितने टाइम लगता है उसको, ये सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं। इस पे आप कितना ज़ोर से मारेंगे, कितना धक्का मारेंगे, ऐसे कुछ फोर्सेस हम नहीं देखने वाले, ठीक है? तो ये है हमारा चैप्टर काइनेमैटिक्स का, और यही वही डेफिनेशन है कि यार हम फोर्सेस को नहीं देखने वाले, इन क्या सिर्फ देखने वाले हैं? मोशंस, जो आपके स्पीड हो गई, टाइम हो गई, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सिर्फ ये ही आता है, ठीक है? तो हमने इसमें पढ़ लिया कि यार इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, मैकेनिक्स आपका आ गया, मैकेनिक्स के बाद आपके डायनामिक्स आ गए, डायनामिक्स आपका चैप्टर 3 है, काइनेटिक्स आप छोड़ दें, स्टैटिक्स आप और आगे जाके पढ़ेंगे, और बाकी ये सारी चीज़ें ऊपर है वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमारा चैप्टर 2 किसके ऊपर है? काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स क्या है? आप एक बॉडी की, हर एक ऑब्जेक्ट की एक जगह से जब दूसरी जगह तक हिलती है, तो कितने टाइम में हिलती है, कितने स्पीड से हिलती है, सिर्फ आप वो ही देखेंगे और कुछ नहीं, फोर्सेस वगैरह और कुछ नहीं। ये हमारा चैप्टर होगा इसके ऊपर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अगले लेक्चर में फिर हम 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। तो उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन, अब इसका मतलब क्या है? तो थोड़ी सी यहाँ पे लंबी की गई है, लेकिन हाँ यहाँ पे देखें, इफ विथ पैसेज ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन देन इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एंड इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन देन इट इज इन मोशन। इसका मतलब क्या है? थोड़ी सी लंबी की गई है, और यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, तो समझें। अभी आप ये रहे, ठीक है? ये आप है, ठीक है? और आप देखते हैं यहाँ पे एक है ना दरख्त बना हुआ है, ठीक है? ये मैं यहाँ पे दरख्त बना दिया, ठीक है? और साथ में यहाँ पे एक परिंदा है, ठीक है? अब
परिंदा, मुझे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ समझ में ये है ना आपका परिंदा है, ठीक है। तो ये मैं लेबल कर लेता हूँ, ये आपका बर्ड हो गया, परिंदा, और ये हो गया आपका ट्री। अब आप देख रहे होंगे यार, ये जो ट्री है ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, ये हिल नहीं रहा, ठीक है, ये एक ही जगह पे यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ही। इससे हम कहते हैं ये रेस्ट पे है। रेस्ट का क्या मतलब कि यार वो हिल नहीं रहा, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। जबकि परिंदा देखें, वो कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे ही जा रहा है, कभी इधर उड़ रहा है, कभी पीछे, कभी कहाँ, हर जगह से हवा में उड़ रहा है। तो इससे हम कहते हैं इन मोशन। इसका मतलब क्या है कि ये हिल रहा है, मतलब मोशन है, उड़ रहा है, हर जगह हिल रहा है। वैसे आप भी हैं, आपकी ऐसे ही जा सकते हैं आगे पीछे कहीं भी, तो आप भी मोशन में होंगे जब आप चल रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कुछ भी। लेकिन आप एक जगह पे खड़े हो जाते हैं तो आप रेस्ट में हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है रेस्ट एंड मोशन का, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इनकी डेफिनेशन, रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट स्लैश पर्सन इजंट मूविंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर, ठीक है। फिर आता है मोशन, ऑब्जेक्ट स्लैश पर्सन इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर। मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर की यार आप देख रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या वो हिल रहा है या नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल यही है ना डेफिनेशन है, थोड़ी सी है ना, हाँ यहाँ पे तर्जुमा करना पड़ता है, थोड़ी सी लंबी करनी होती है, लेकिन हाँ बस यही है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा रेस्ट एंड मोशन, ये इनके मतलब हो गए हैं, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक है ना कवर कर लिया, ठीक है। फिर अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अलग अलग मोशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, एक तो आपका ट्रांसलेटरी है, ठीक है, दूसरा आपका रोटेटरी है, तीसरा आपका वाइब्रेटरी है, ठीक है। और फिर उसके अलावा ट्रांसलेटरी में अलग अलग टाइप्स आते हैं, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये यहाँ पे है ना डायग्राम भी बनी हुई है पूरी, ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले सबसे ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ठीक है। और फिर ट्रांसलेटरी के अलग अलग टाइप्स है, 3 टाइप्स है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड रैंडम। अब ये है ना हम करते हैं, ये हम लिखते हैं हमारे नोट्स में जाके। ट्रांसलेटरी मोशन, ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ट्रांसलेटरी के, ठीक है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, इर्रेगुलर मोशन, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास था रोटेटरी मोशन, और फिर उसके अलावा हमारे पास था वाइब्रेटरी मोशन। ये है हमारे टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मोशंस। अब इनकी है ना डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? तो अब है ना हम ये करने वाले हैं यहाँ पे। ट्रांसलेटरी मोशन में आप यहाँ पे खड़े हैं, बस ये आप हैं, ठीक है। अब आप है ना कैसे मूव कर सकते हैं? इधर आप अपने सीधे हाथ पे जाएंगे या आप अपने उल्टे हाथ पे जाएंगे, ठीक है, या फिर आप ऊपर छलांग मारेंगे, या फिर नीचे आप है ना डुबकी मार सकते हैं पानी में, या फिर आप है ना घुटनों पे चले जाएं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 डायरेक्शन। फिर आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो आप देख लें 6 जगहों पे आप मूव कर सकते हैं। आप अपने सीधे हाथ पे जा सकते हैं या उल्टे हाथ पे जा सकते हैं, ऊपर जंप मार लें या नीचे ऐसे ही छुप जाएं, या फिर है ना किसी खड्डे में चले जाएं, ठीक है, आगे चल लें या पीछे चल जाएं। ये 6 डायरेक्शंस हैं जिसमें आप है ना मूव कर सकते हैं। ऐसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये है ना, अब ये मैंने आपको बता दिया अब कितने टाइप्स पे मूव कर सकते हैं। अब की डेफिनेशन क्या है? वो है ये, मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। अगर देखा जाए तो आप कैसे मूव कर रहे हैं? अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, ठीक है, ये आप ऐसे ही मूव कर रहे हैं। तो इसमें यूनिफॉर्मली आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे रोटेटरी में उसमें आप घूम रहे हैं, वाइब्रेटरी में तो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ चले अभी फिलहाल रोटेटरी को भी ले लें, इसका मतलब है आप घूम रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी यूनिफॉर्म है, सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखें, डेफिनेशन लिखें, तो ये डेफिनेशन हो जाती है, मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। आप सेम डायरेक्शन में मूव करें। तो यही चीज़ है ना यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ओरिएंटेशन वो सेम रहती है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अगले में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब रोटेटरी, ठीक है। अब रोटेटरी में क्या है? यहाँ पे आप आ जाते हैं हम
ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। आप समझे, ये पहले आप है ना ऐसे यूँ आगे पीछे ऊपर नीचे सीधे हाथ बुद्धे हाथ पे ऐसे नहीं डाल रखे। अब समझे मैं आपको कहता हूँ कि आप है ना घूमने लग जाते हैं ऐसे ही, कि आप पे रिंगा रिंगा रोजेस ऐसे ही मैंने घूमने लग जाते हैं, खुद को ऐसे ही मैंने घुमाते हैं, उससे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन है। ठीक है, तो उसमें ये देखेंगे आपका जो एक्सिस है ये वाला, अगर आप देखें तो आप ऐसे यू घूम रहे हैं। ठीक है, एक ही अबाउट वन पॉइंट आपका ये जो पॉइंट है, ये समझो आप इधर से ऐसे ही घूम रहे हैं और बाकी ये ऐसे यू है ना पीछे ऐसे ही घूम रहा है, ये भी ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आपका रोटेटरी मोशन। ठीक है, जिसमें आप घूम रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो अब हम आते हैं नोट्स में। ठीक है, और इसकी अब डेफिनेशन क्या होगी, तुम्हारी अब डेफिनेशन क्या होगी रोटेटरी मोशन की, वो होगी ये: all points of a body maintain a constant distance and rotate in circular paths about an axis। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो ओरिएंटेशन की बात हो रही थी ना, ये जो ऊपर यहाँ पे ओरिएंटेशन, ठीक है, वही चीज़ है ना, यहाँ पे लगा दें हम, आपकी जो ओरिएंटेशन है वो रोटेशन में जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये देखें बास्केटबॉल है, ये बॉल है ऐसे ही घूम रही है। ठीक है, इसको आप घुमाते रहे ऐसे यूँ, तो होता क्या है तो एक ही जगह पे खड़ी हुई है, इसको आप ऐसे यूँ घुमाएंगे, ऐसे यूँ घुमाए, जैसे भी करके घुमाए, ऐसे यूँ घुमाए, घूम रही है, लेकिन एक ही जगह पे खड़ी हुई है, उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे स्पिनिंग, यहाँ पे स्पिनिंग अराउंड डाल दें। ठीक है, इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि आप है ना एक पेंडुलम ले लें, पेंडुलम मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है एक पेंडुलम, ये देख रहे हैं आप, ये एक यहाँ पे बॉल लटकी भी है, ये ऐसे ही आगे और पीछे, पीछे से आगे, ये बार बार एक ही जगह में ऐसे यूं घूम रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये बीच में ये जो ये जगह है यहाँ पे, ये इधर है ना ऐसे यूं रुकी हुई है, ये यहाँ पे बार बार टच करी होती है और ऐसे ही बार बार ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे यूं जा रही होती है। इससे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब जैसे ये है झूला झूलना, उसमें भी आप ऐसे ही आगे पीछे वापसी, जैसे झूले में आप वापसी आगे पीछे ऐसे ही हो रहे होते हैं ना, ये वही चीज़ है आपकी रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो सॉरी वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है, कि आप एक जगह से वापसी ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहे होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फिर अब हम आते हैं वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन पे, तो हम ये लिखेंगे: पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजिशन। वही चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, यार ये बॉल है, आप उसको आगे पीछे करते रहे और है ना वापसी वही आती है, जैसे जो मैंने भी ये दो आपको एनिमेशन सिखाई थी। तो ये वही चीज़ लिखी मैंने, ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैक एंड फॉरवर्ड रिपीटेडली, मतलब बैक एंड फोर्थ वापसी अबाउट मीन पोजीशन, मतलब एक ही जगह से, वो जो बीच में ऐसी जो जगह थी ना, जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था पेंडुलम में यहाँ पे झूला झूलते हुए, कि ये आपका पेंडुलम है और वो वापसी इधर एक ही जगह पे आ रहा है, ये मीन पोजीशन होती है। ठीक है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो आगे ये चीज़ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आपका, और ये आपका वाइब्रेटरी मोशन होता है। फिर ट्रांसलेटरी मोशन पे आते हैं। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका रेक्टिलिनियर, दूसरा कर्वीलिनियर और तीसरा इर्रेगुलर। अब इस पे आते हैं, तो अब रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में आते हैं। उसमें क्या है, समझे आप है ना ये एक बॉल ले लें, ठीक है, और ये बॉल है ना, समझे आप कोई सी भी एक डायरेक्शन ले लें। ठीक है, हम एक डायरेक्शन लेते हैं, लेट्स से नीचे गिरेगी, बॉल को आपने हवा में उछाला और वो नीचे भी है ना जमीन की तरफ आ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये बॉल जो है ये सिर्फ एक ही सीधे डायरेक्शन में आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे यूँ आगे भी जा रही है, फिर ऐसे ये भी हो रही है, फिर ऐसे यूँ जाके फिर ऐसे यूँ, नहीं नहीं नहीं, ये है ना पहले ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे भी हो, लेकिन अगर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रही है, स्ट्रेट लाइन जैसे एक लाइन बना रही है ना, तो उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर। अब भले ट्रांसलेटरी मोशन में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही लाइन में फॉलो कर रही है, मतलब ऐसे यूँ सिर्फ नीचे जा रही है, या फिर अगर वो नीचे जाने की जगह सीधे ही ऐसे ही जा रही है, तो इसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर। आपकी गाड़ी होती है वैसे ही सीधे सीधे जा रही होती है ना, उसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता है आपका रेक्टिलिनियर। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर की अब ये डेफिनेशन लगते हैं। हम रेक्टिलिनियर की ये डेफिनेशन लगेंगे: ट्रांसलेटरी मोशन दैट अकर्स इन अ स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। फिर आता है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर में आप समझे ये बॉल है, ठीक है, यो जैसे है, और उसको आप पहले ऐसे ही घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहती है हवा में। ठीक है, तो वो एक सर्कल में घूम रही है, ठीक है, ऐसे यूं, तो सर्कल में जब वो घूम रही होती है उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर।
ठीक है, कर्वी लीनियर या सर्कुलर मोशन, मतलब बॉल ऐसे यूं, जैसे एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल में आप जैसे यहाँ पे भाग रहे हो, आप एक मैदान है, ठीक है, उसमें आप है ना भाग रहे हो, ठीक है, या फिर आप है ना गाड़ी चला रहे हो, ऐसे सर्कुलर पाथ्स होते हैं उसमें गाड़ी चलती है, बाइक चलती हैं, कुछ भी। लेकिन अगर आपका मोशन है वो ऐसे यूं जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे यूं जाए या ऐसे यूं जाए या फिर पूरा ऐसे यूं जाए सर्कुलर में, उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, तो कर्वीलिनियर मोशन की अब डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ कर्व्ड स्लैश सर्कुलर पाथ। ठीक है, कर्व्ड पाथ थोड़ा सा हो या फिर सर्कुलर हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्वीलिनियर। फिर आते हैं इर्रेगुलर में। इर्रेगुलर, अब इर्रेगुलर का मतलब क्या है? उसका अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करें, इर्रेगुलर मतलब नॉर्मल नहीं है, बहुत रैंडम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेट्स से मैं आपको बोलूं कि यार ये एक तितली है, ठीक है, ये एक तितली हो गई, और अब मुझे बताएं कि ये जो तितली है ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है। आप बोलोगे सर पता नहीं, इसकी मर्जी, ये इधर जाए, ऐसे ही नीचे, ऐसे ही ऊपर, पता नहीं कैसे भी सीन है, ये देख रही मोशन, ये आप बता नहीं सकते कि यार ये सीधा है या सर्कुलर है, रेक्टिलिनियर है, कर्वीलिनियर है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं है ना, रोटेटरी कुछ नहीं पता, ऐसे हम कहते हैं इररेगुलर। ये इसमें कोई एक सर्टेन पाथ नहीं होता, आप बता नहीं सकते कि यार ये सीधा जा रहा है या फिर कर्व मार रहा है, सर्कल में जा रहा है, कुछ बहुत रैंडम होता है। जैसे आसमान में बादल होते हैं, आप बादल का बता सकते हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, बहुत रैंडम है। तो इसे हम कहते हैं इर्रेगुलर मोशन। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है ना, रैंडम यही है ना। अब हाँ, यहाँ पे भी देखें रेक्टिलिनियर, ये है ना, समझे सेब या पता नहीं क्या है, ये पेड़ से गिरा तो नीचे एक ही डायरेक्शन में गिरा। कर्वीलिनियर में ये गाड़ी ऐसे ही सर्कल में चल रही है, ठीक है, या कर्व पाथ में। रैंडम तितली ले ली है भाई, तितली का कुछ पता नहीं है कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो अब है ना इसकी डेफिनेशन नोट्स में लिखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज नो स्पेसिफिक पाथ, मतलब हाँ नहीं, रैंडम है। ठीक है, रैंडम मोशन रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। और ट्रांसलेटरी के ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, फिर इससे हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, ये पूरा वेस्टर्न मोशन खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। वेलकम टू फेडरल कमांड। ये हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले हमने मोशन और इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का, अब हम करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किया। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्टेंस, ठीक है, ये समझे यहाँ पे आ गया आपका कराची, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका इस्लामाबाद। ठीक है, अब आप सफ़र करना चाहते हैं कराची से इस्लाम, ठीक है, तो आपने है ना लेट्स से ये सफ़र किया, और आपने यार रोड के थ्रू गए या हवा में गए, लेकिन आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह यार कितने दूर थे। ठीक है, उससे हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या है कि यार कितने दूर है, बाई मीटर्स या कितना दूर है, मतलब ये लगभग 2200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है। कराची और इस्लामाबाद लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। तो आपने 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया, आप वहाँ से है ना गए एक जगह से दूसरी जगह पे, उड़ के गए, चल के गए, या गाड़ी में गए, चला के, कुछ भी आपकी मर्जी। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और यहाँ पे आते हैं द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन 2 पोजिशंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस होता है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। ठीक है, मतलब आप कराची से इस्लामाबाद गए तो कितना आपने लेंथ ट्रैवल की है, तो इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन 2 लोकेशंस, या फिर आप पोजिशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या कॉन्सेप्ट है कि यार आप कहते हो कि यार मुझे है ना पहले मैं कराची से इस्लामाबाद जाने के बहुत सारे तरीके हैं। वो आप करते ये है कि मैं पहले है ना क्या करता हूँ, मैं पहले है ना यहाँ से एक बात लेता हूँ, कराची से मैं हैदराबाद चले जाता हूँ, फिर हैदराबाद के बाद मेरा मूड होता है या मैं यहाँ पे सखर चले जाता हूँ। ठीक है, फिर सखर के बाद आप कहते हो यार मुझे मुल्तान जाना है, फिर आप कहते हो यार कि मुझे यहाँ से लाहौर जाना है। ठीक है,
और फिर आप कहते हो यार फिर मैं है यहीं से इस्लामाबाद जाता हूँ। ठीक है, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है, आप एक और रास्ता लेते यार मैं पहले यहाँ से क्वेटा जाऊँगा। ठीक है, क्वेटा जाने के बाद से मैं बोलूँगा यार मैं रावलपिंडी चले जाता हूँ। रावलपिंडी जाने के बाद से रहना मैं आता हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद। ठीक है, एक और रास्ता भी आप है ना कहते हैं यार मैं पहले अफसाबाद जाऊँगा और फिर ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डिस्टेंस। लेट्स से आप कराची से इस्लामाबाद जाते हो, ये लाइट ग्रीन वाला बात देते हैं लेके, तो 3500 किलोमीटर लेट्स से आ जाता है। और क्वेटा वाला लेते हो तो लेट्स से वो आ जाता है 4000 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब देख लो अलग अलग डिस्टेंस हैं। अब एक ऐसा पाथ होगा जो सबसे छोटा होगा। छोटे से क्या मरा, डायरेक्टली कराची से इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आपको कराची से इस्लामाबाद एक रास्ता होगा। ठीक है, और वो सबसे छोटा रास्ता होगा, वो लेट्स से कहते हैं 1500 किलोमीटर। ये जो 1500 किलोमीटर वाला जो है ना सबसे छोटा डिस्टेंस, ऐसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे रास्ते हैं, आप कराची से इस्लामाबाद जा सकते हो, लेकिन जो सबसे छोटा वाला जो रास्ता होगा डायरेक्ट जो आपको लेके जाता है कराची से इस्लामाबाद, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वही कॉन्सेप्ट है ना डिस्प्लेसमेंट में आता है, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। आप यहाँ से है ना ब्लू एरिया से फैसल मस्जिद यहाँ पे जाए, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये है ना डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है। वरना और भी बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे वेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं तो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि यार ये जो डायरेक्ट रास्ता है ना कराची से इस्लामाबाद, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू लोकेशंस स्लैश पोजीशंस। ठीक है, ये कहते हैं हम इसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अच्छा ये डेल्टा, अच्छा फिर यहाँ पे डेल्टा आ रहा है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है ये मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा, लेकिन उसके अलावा इससे हमारा ये सवाल यहाँ पे आता है, ये करते हैं, इफ ऑन अ 400 मीटर रनिंग ट्रैक योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज द सेम, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड एंड व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब ये बहुत काम का है, आप है ना यहाँ से ऐसे घूम के जाते हो, ठीक है, और ऐसे यूं यहाँ से ऐसे घूम के वापसी आप आते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, भागे कितने, 400 मीटर, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 मीटर। क्यों, क्योंकि यार हमारा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सबसे छोटा डिस्टेंस, किधर से किधर तक, हमारे शुरू से लेके आखिर तक। हमारी शुरू वाली क्या जगह है, हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे हैं, हम यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं, और ख़त्म भी कहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं। तो यार सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 0 मीटर ना। आप उधर ही खड़े हुए हो, आप उधर ही खड़े रहो। ठीक है, आपने कितना मूव किया, 0 मीटर। आप पैर उठा के वापसी उधर ही डाल दो एक जगह पे, वापसी उधर आ गए, तो आपने कितना सबसे छोटा डिस्टेंस ट्रैवल किया, 0 मीटर। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मैं भाग के आऊँगा वापसी यहाँ पे, इससे हम कहेंगे डिस्टेंस 400 मीटर। आप एक और लैप मार लो, एक और दफ़ा घूम के आ जाओ, 800 मीटर हो जाएंगे। तो डिस्टेंस हमारा वैरी करेगा, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। आप बस पैर उठाओ और वापसी उसी जगह पर डाल लो, आप हिले ही नहीं हो, एक ही जगह पे वापसी आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो द आंसर इज नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, वो सबसे छोटा ही डिस्टेंस है। फिर कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस भी इक्वल, यस, अगर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही सिर्फ एक डिस्टेंस है तो हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है नो और इसका आंसर है यस। ठीक है, तो इससे हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाता है। वेलकम टू फेडरल कमांड। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.3.1 स्पीड। आज पूरे लेक्चर में हम है ना डिटेल में पढ़ने वाले कि स्पीड क्या होती है, और साथ में उसकी जो अलग अलग टाइप्स हैं, एवरेज स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड हो गई, सारे हम ये पढ़ने वाले हैं। साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, ये सब हम डिटेल में करने वाले हैं, ताकि उसके बाद है ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ आ जाए कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़े थे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप ये सारे पढ़ लें, रेस्ट, मोशन, इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हुए तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि स्पीड क्या होती है। आज हम है ना डिटेल में स्पीड पढ़ेंगे, ताकि आप जब ये वीडियो खत्म हो आपको समझ आ जाए स्पीड क्या है, उसके सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और अगले लेक्चर में आप फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब आपको है ना बहुत आसान लगने वाला है। स्पीड इज बेसिकली ये चेक करने के लिए कि यार आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो इन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। लेट्स से आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, और होता क्या है यहाँ पे आप 0 मीटर पे हो, ठीक है, फिर 1 सेकंड के बाद क्या होता है, आप इस पॉइंट पे आ जाते हो और ये है 2 मीटर दूर, फिर
दूसरे सेकंड पे आप आ जाते हो इस पॉइंट पे 4 मीटर, ठीक है। और फिर आप तीसरे सेकंड पे फिर आप इधर आ जाते हो और ये 6 मीटर। अब द थिंग इज दैट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि हर सेकंड, एवरी सेकंड आई एम ट्रैवलिंग 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो स्पीड हमारी ये बताती है कि यार आप हर सेकंड कितने मीटर ट्रैवल कर रहे हो। तो इसमें जो हमारी स्पीड है वो 2 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। मैं 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड 2 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए हम कहते हैं 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट स्पीड इज बेसिकली इन सिंपल टर्म्स, कि बेसिकली हाउ मच डिस्टेंस यू आर ट्रैवलिंग इन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो लेट्स से अगर आप कहते हो कि आप ये घर है आपका, ठीक है, और फिर है ना आप स्कूल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो गाड़ी में जाते हो। तो जो आपकी गाड़ी होती है उसमें होता क्या है कि आपने वो माइलेज देखा होगा, कार माइलेज स्पीडोमीटर, स्पीड मीटर जो होता है ये आपने देखा होगा आपकी गाड़ी में, इसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। ये बताता है कि आपकी स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर। ये बताते हैं कि लेट्स से कांटा आपका 40 पे है, तो ये बताएगा कि यार हर घंटे आप 40 किलोमीटर ट्रैवल करते रहोगे अगर कांटा आपका यहाँ पे इतनी तेजी से आपकी गाड़ी जा रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज व्हाट इट टेल्स यू कि जब आप चाहते हो ट्रैवल करते हो तो कितनी स्पीड पे कर रहे हो, कि अगर आप इसी स्पीड पे रहोगे तो आप हर घंटे 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर ट्रैवल करते जाओगे। तो अगर हम डेफिनेशंस पे आते हैं तो यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, इट टेल्स अस हाउ फास्ट वी आर मूविंग एंड इट्स द रेशियो। बेसिकली आप डिवाइड करते हो, क्या डिवाइड करते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल, ठीक है। एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है। इसमें आपका डिस्टेंस है, चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा। डिस्टेंस क्या होता है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो क्योंकि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वजह से आपकी स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि टाइम भी आपका स्केलर है। लेकिन अगर यहाँ पे वेक्टर आ जाता फिर वो वेक्टर हो जाता, तो वो मैं बाद में बताऊंगा वेलोसिटी के लिए। लेकिन हाँ, स्पीड क्या है, इट जस्ट टेल्स अस हाउ फास्ट वी आर मूविंग। वो कैसे, आप टोटल डिस्टेंस लेते हो अपना और डिवाइड बाय टोटल टाइम कर लेते हो, ठीक है। और बेसिकली ये कैलकुलेट ही करता है कि यार आपका डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि आपका डिस्टेंस है हर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये हो गया हमारा स्पीड, ठीक है। कि जब आप घर से स्कूल जा रहे होते हैं तो आपका ये जो स्पीडोमीटर था ना, ये एक ही जगह पे नहीं रुका हुआ होता। जैसे आप घर से निकलते हो, शुरू में 0 होता है, ठीक है, फिर आप आगे जाते हो 20 30 40 ऐसे चेंज हो रहा होता है। फिर एक सिग्नल आ जाता है तो उधर गाड़ी रोकनी होती है तो वापसी 0 हो जाता है, फिर आप गाड़ी वापसी चलाते हो, फिर वो 50 पे जाता है, फिर कोई से भी रैंडम नंबर्स आ रहे होते हैं, लेकिन एक जगह पे फिक्स्ड नहीं रहता, बिकॉज यू कैन नॉट हैव इट लाइक दैट। एक जगह पे फिक्स्ड आप रख नहीं सकते, सिग्नल आ गया उधर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। गाड़ी पार्क करनी है उसके लिए स्पीड कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 50 से ना 0 हो जाएगी, 50 से लेके फिर 49 48 एक एक करके ऐसे ही नीचे जा रही होगी इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। तो होता क्या है कि क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक जो स्पीड है वो कभी फिक्स्ड नहीं होती, तो हम करते ये है कि हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज से मुराद क्या है कि लेट्स से घर से और स्कूल से डिस्टेंस जो है, ठीक है, अभी फिलहाल आई विल यूज मीटर्स पर सेकंड, पर मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस है ना, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ जाता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डजंट मैटर, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम थिंग, बस क्या है डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम द हाउस टू योर स्कूल, ठीक है, तो आपने ट्रैवल कर लिया लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, 300 मीटर, एक्चुअली लेट्स मेक इट 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर फॉर एग्जांपल है, और 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में आपको टाइम लगता है 2 आवर्स। अब जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस टी, वो कितना हो गया 30 किलोमीटर, और जो आपका टाइम है वो कितना हो गया 2 आवर्स। स्पीड क्योंकि मेरी क्या होती है, वो होती है बेसिकली आपकी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम करते हैं, तो हमारे पास आएगा अब 30 डिवाइडेड बाय 2। तो हम जब ये करते हैं सॉल्व तो हमारे पास आंसर आता है 15। ये है हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। ये बता रहा है कि यार मेरा जो स्पीडोमीटर था वो हमेशा 15 किलोमीटर पर आवर पे था, लेकिन ऐसा सच नहीं है।
जब मैं सिग्नल पे आता हूँ, गाड़ी रोकनी पड़ती है, तो स्पीडोमीटर वो जो सिग्नल होता है वो उस पे 0 पे आ जाता है। 5 पे हो सकता है, 10 पे हो सकता है, 20 बहुत सारे नंबर्स पे होता है। लेकिन 15 किलोमीटर हमें दिखा रहा है कैलकुलेट करके। वो इसलिए क्योंकि ये है, इसे हम कहते हैं हमारी एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो एवरेज बता रही हो, हमें मीन बता रही हो। जैसे आपने मैथ्स में एवरेज और मीन पढ़ा हुआ है, ये मतलब एक ऐसी वैल्यू बता रही है कि आप ये अज्यूम कर रहा है कि आप पूरी जर्नी के लिए 15 किलोमीटर वाले ही मार्क पे है ना अटका के रख रहे थे। दैट इज व्हाट द असम्पशन इज। लेकिन सच नहीं है ये। लेकिन फिर है ना हमें ये एवरेज बताता है, एंड एवरेज इज वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। तो अभी फिलहाल ये जो 15 किलोमीटर जो है, 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड है। ऑल्दो दिस इज नॉट द स्पीड जो हमारे गाड़ी के कांटे पे हमेशा होती है, ये एक एवरेज स्पीड है। एवरेज का तो हर किसी को मतलब पता है ना। लेट्स से टेस्ट के मार्क्स आते हैं, लेट्स से आपके पास एक टेस्ट है उसमें 80 आया, और दूसरे में 90 आए, और एक और में फिर आ गए लेट्स से 100। फिर आप करते ये हो कि मुझे एवरेज निकालना है कि यार मेरे ओवरऑल कितने मार्क्स आए। तो आप इन दोनों तीनों को ऐड करते हो, डिवाइड बाय 3 करते हो, तो आपके पास आता है कि यार मेरे एवरेज 90% है। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू हो जो मतलब मुझे एक ओवरऑल आइडिया दे रही हो कि यार ओवरऑल कितना लग रहा है। ऑल तो 90% इज द एवरेज, लेकिन टेस्ट में ज़रूरी नहीं कि हमेशा 90 आए। एक में 80 आए थे लेकिन दूसरे में 100 आए थे, तो इनको ऐड करके सब वगैरह हमारा एवरेज 90 बन जाता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा कि यार डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। अब व्हाट्स द एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस, तो हमने वही एसआई यूनिट मीटर लिख लिया। फिर व्हाट्स द एसआई यूनिट फॉर टाइम, सेकेंड, तो हमने टाइम की जगह यहाँ पे एस लिख दिया। तो ये हमारा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एसआई यूनिट होता है स्पीड का। ऑल्दो वी कैन राइट किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर और एनीथिंग, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो आपका ये हो। फिर एवरेज स्पीड यहाँ पे आ जाते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड हो गया। फिर आते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये फ्लक्चुएट कर रहा होता है, मतलब कभी 20 पे हो सकता है, कभी 25 पे हो सकता है, कभी 50 पे हो सकता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये है कि यार उस वक्त पे एक जो सर्टेन टाइम पीरियड है या फिर एक जो सर्टेन पल है, उस वक्त मेरा स्पीडोमीटर किस जगह पे था। मतलब क्योंकि आपका स्पीडोमीटर ऐसे ही चेंज हो रहा होता है। लेट्स से मैं कहता हूँ एक सर्टेन कोई वक्त है, उस वक्त है ना वो कौन से मार्क पे था, ठीक है। उससे हम कहते हैं बेसिकली आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि मतलब मेरी स्पीड अभी कितनी है, मुझे पूरी जर्नी की नहीं देखनी। मुझे बस ये है कि ये एक सर्टेन टाइम था। मैं आपको टाइम देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे बनाया था ना। लेट्स से मैं कहता हूँ इस वक्त पे, ठीक है, जब टाइम लेट्स से आपका 30 मिनट्स हो रहे हो, 30 मिनट्स पे मेरी स्पीड, मेरा जो कांटा था कौन से पॉइंट पे था, जो वो आपकी स्पीड आएगी उससे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि यार उस वक्त पे एग्जैक्टली हमारी स्पीड कितनी थी, ठीक है। और उससे फिर हमारी डेफिनेशन आ जाती है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ टाइम। बेसिकली उसी पल पे वो जो टाइम था उस वक्त कितनी हमारी स्पीड थी। अभी तक हमने 3 टाइप्स ऑफ स्पीड्स कर ली। फिर आते हैं यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, ये दोनों एक साथ होंगी। अब यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल जो है, ये आपने अल्फाज पढ़े हुए हैं, इंग्लिश के अल्फाज हैं। यू कैन बेसिकली ट्रांसलेट देम। व्हाट डू दे मीन इज के सबसे पहले यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि सेम है, सारे सेम होते हैं। और वेरिएबल का मतलब क्या है, वैरी कर रहे होते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्पीड पे ही सिर्फ सेम स्पीड पे ट्रैवल करता जा रहा है पूरे टाइम के लिए। और वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है कि जो आपकी स्पीड है वो चेंज हो रही है, वैरी कर रही है। तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग स्पीड्स पे ट्रैवल कर रहा है। तो डेफिनेशन पे अगर हम देखें, यूनिफॉर्म स्पीड इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। क्योंकि अगर आपकी स्पीड सेम है और टाइम पीरियड वही सेम है, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो आपका डिस्टेंस जो चेंज हो रहा होगा वो एक ही रेट पे चेंज हो रहा होगा। अगर आप 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड ऐसे ही जाते जाओ, तो आपका जो चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो हमेशा 2 ही होगा। 2 से ही सिर्फ आप चेंज होते जा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड सेम है, आपकी गाड़ी है ना, वो ज़्यादा तेज़ हो रही है ना ज़्यादा स्लो हो रही है, तो उसकी वजह से आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस सेम रहता है। वेरिएबल स्पीड में क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट डिफरेंट स्पीड्स, आपकी स्पीड बार बार चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, और फिर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो वैरी हो जाएगा। लेट्स से एक वक्त पे मैं 2 मीटर पर सेकंड पे
2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, अगले सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद 3 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे आपका जो चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो अलग-अलग है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 1 है। चेंज हो रहा है जो आपका डिस्टेंस है, चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये हमेशा याद रखना, डिस्टेंस नहीं, चेंज ऑफ डिस्टेंस। आपका जो चेंज ऑफ डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वो वैरी कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है, तो मतलब वो ज़्यादा तेज़ हो रही है, ज़्यादा स्लो हो रही है। ठीक है? दिस इज़ व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम करने वाले हैं 2.3 का वेलोसिटी। इससे पहले हमने स्पीड पढ़ी थी और उससे पहले हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। तो अब है ना ये शुरू करते हैं लेक्चर वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड है ना दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब मैंने आपको एक चैप्टर पहले जो हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था 2 क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दूसरी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि यार डिस्टेंस का हम ले लेते हैं एग्जांपल। डिस्टेंस में क्या है कि यार आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, आप चले गए, बी पता नहीं कहाँ है, लेकिन आपने बोला कि ए टू बी आप चले गए और उसमें है ना आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, तो जब आप ए से बी जा रहे हैं तो आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन यार ये हो गई सिर्फ स्केलर। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है, सिर्फ ये 2 चीजें हैं। वो वेक्टर तब होगा जब मैं बोलता हूं कि ए टू बी, लेकिन मैं एक डायरेक्शन बता देता हूँ और डायरेक्शन है मैं 5 किलोमीटर कहता हूँ अब ईस्ट। ठीक है, मतलब अपने सीधे हाथ पे जाते रहो 5 किलोमीटर और तुम है ना पहुंच जाओगे अपनी जगह पे। ठीक है, ये मैंने आपको रफ दे दिया। ठीक है, तो ये जो चीज है ना यहाँ पे, इसे हम कहेंगे डिस्टेंस और इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हमने स्पीड है ना डिराइव कैसे की थी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें हमने स्केलर क्वांटिटी यूज की और टाइम यूज किया, तो उससे हमारे पास स्पीड आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। अगर हम डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें टाइम से, तो क्या होगा? तो होगा ये कि फिर हमारे पास वेलोसिटी आ जाता है, फिर उससे हम कहते हैं वेलोसिटी। और क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जैसे आपका डिस्टेंस था वो स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक डायरेक्शन होगी। अगर आप अब हम पिछली वाली एग्जांपल लेते हैं कि आप ए से बी है ना एक स्पीड पे जा रहे हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि आप 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है ना जा रहे हैं उधर। ठीक है, अपनी गाड़ी में भाई, बस में या रिक्शा में, कुछ भी। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्पीड लिखी हुई है। अगर मैं कहता हूँ 100 मीटर पर सेकंड और फिर उसके साथ मैं डायरेक्शन डाल देता हूँ, तो उससे हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे स्पीड और इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो अब है ना डेफिनेशन लिखते हैं नोट्स में जाके वेलोसिटी की। हम करेंगे ये वाला जो स्पीड की जो डेफिनेशन थी ना, आसानी के लिए हम ये करेंगे, पूरी ये कॉपी कर देंगे और स्पीड की जगह हमें सिर्फ ये चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, बस फर्क क्या है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल। ठीक है, तो आपने ये कर लिया, रेशियो ले लिया। रेशियो का मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड कर दिया एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया, और हमें ये पता है कि इसके पास डायरेक्शन होती है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत ही सेम चीजें हैं आपकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे से डिराइव भी हैं। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो ये हमने बता दिया। अच्छा, यूनिट भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट में डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसका भी जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रैवल, बेसिकली आप है ना डिवाइड करते हो उनको, तो वही सेम चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें
फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो और वो भी सीधी सीधी लाइन में। ये जैसे एक सीधी लाइन हो गई, ये जैसे एक सीधी लाइन हो गई, ये एक और सीधी लाइन हो गई, ये एक और सीधी लाइन हो गई, ये एक और सीधी लाइन, ऐसी बहुत सारी सीधी लाइंस हैं। अगर आप एक ही सीधी लाइन में ट्रैवल करते हो तो जो आपकी स्पीड है और जो आपकी वेलोसिटी है उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उन दोनों की सेम हो जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है। अगर आप ऐसे ही घूम फिर के जैसे मैंने बताया था ना ऐसे जाएंगे तो भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की अलग होंगी, इसकी वजह से स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की अलग होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये वाला जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट इसका। फिर आते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पे नोट्स में, हमने ये पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था यहाँ पे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। यही हम कॉपी करके लिखेंगे हमारी वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यार स्पीड और वेलोसिटी सिर्फ ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। बस अब चेंज क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी की जगह इट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और उसको मैं दूसरी लाइन पे ला लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का। फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ टाइम, मतलब उसी खास सेकंड पे या मिली सेकंड पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। फिर आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की जगह अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए ना सारी डेफिनेशंस एक दूसरे के कितने बराबर हैं, एकदम बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड की जगह वेलोसिटी है, बाकी सब सेम है। तो याद करने में अब आपको है ना बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये फिर हो गया यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटीज, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स ट्रैवलिंग एट डिफरेंट वेलोसिटीज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट वैरीज, इट कैन गेट फास्टर और स्लोअर। ये हो गए आपकी डेफिनेशंस सारी एक साथ। क्यों? क्योंकि हमने स्पीड पहले से पढ़ा हुआ था और सिर्फ अभी हमें स्पीड को वेलोसिटी बनाना है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बनाना है, ठीक है। अब ये वही चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में एक और चीज रहती है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी में दो पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। वेलोसिटी में एक तो आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब जैसे स्पीड थी, स्पीड में हमने लिख लिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे बात खत्म हो गई, ये हो गई आपकी स्पीड। लेकिन जब मैं वेलोसिटी कहता हूँ, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट, तब जाके क्योंकि मैंने डायरेक्शन बता दी तो ये वेलोसिटी होती है, ठीक है। लेकिन अब चीज ये है कि जब हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी या वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे अब इसमें दो पार्ट आते हैं। एक आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है और फिर हमारा डायरेक्शन आ जाता है। अगर मैं करता ये हूं कि मैं वापसी लिखता हूं अब यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, अब मैं ईस्ट की जगह वेस्ट लिख लेता हूँ, सीधे हाथ की जगह मैं कहता हूँ भाई उल्टे हाथ पे चले जाओ। ये जो दो मैंने वेलोसिटीज यहाँ पे लिखी नहीं है ना, एक आपकी ये वाली वेलोसिटी और फिर दूसरी ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटीज अलग हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शंस अलग हैं, इसलिए। तो ये है ना डिफरेंट वेलोसिटीज हो जाती है, डिफरेंट है, अलग हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये सेम वेलोसिटीज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वेस्ट की जगह ईस्ट लिख लेता हूँ या ईस्ट की जगह वेस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, तो फिर जब हाँ जाके तभी ये सब सेम होंगी, तब ये सेम है, वरना नहीं तो ये अलग है। अगर मैं यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड की जगह मैं कर लेता हूँ 7 मीटर पर सेकंड, तब भी ये दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि यार डायरेक्शन को सेम है लेकिन
मैग्नीट्यूड इनका अलग है, उसकी वजह से ये दोनों अलग हो गई। लेकिन अगर मैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम कर लेता हूँ तो मुझे डायरेक्शन भी सेम रखनी है, वरना नहीं तो होगा ये कि वेलोसिटीज अलग होंगी। तो अब ये चीज़ है ना हमें वेरिएबल वेलोसिटी में लिखनी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में लिखनी है। सब चीज़ें सेम है, बस क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक चीज़ डालनी है, वो क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स द सेम, फिर साथ में एंड द डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन हमें सेम रखनी है, सीधा हाथ पे जा रहे हो सीधा हाथ पे जाते रहो, एंड द डायरेक्शन डजंट चेंज, ठीक है, इट डजंट गेट फास्टर और स्लोअर एंड ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आप सीधे हाथ पे जा रहे हो तो सीधे हाथ पे ही जाते रहोगे, ऐसा मूड आपका चेंज नहीं होगा मैं ऊपर जा रहा हूँ या सीधे हाथ पे से है ना मैं उल्टे हाथ पे चले जाता हूँ, कोई नहीं, ये आपका चौक नहीं है, ठीक है। और फिर इसके अलावा वेरिएबल वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट डिफरेंट वेलोसिटीज द rate of change of displacement varies and the direction changes, the direction does not remain same, doesn't remain same, it can get faster or slower and the direction can change, ठीक है, it doesn't remain same की जगह and direction can change लिख लेता हूँ यहाँ पर वो ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये लिख ली। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा कि भाई आपकी डायरेक्शन है ना एक ही चलती रहेगी, डायरेक्शन मतलब आप सीधे हाथ पे जा रहे हो तो सीधे हाथ पे ही जाते रहोगे, ऊपर जा रहे हो सीधे चलते जा रहे हो तो सीधे ही चलते रहोगे, पीछे जा रहे हो तो पीछे ही चलते रहोगे, उल्टे हाथ पे जा रहे थे उल्टे हाथ पे ही जाते रहोगे, बीच में आप है ना यू टर्न नहीं मार सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल वेलोसिटी में कर सकते हो, लेकिन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें आप ये नहीं कर सकते। और उसी से ही है ना हमारे ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि होता ये है कि ये है ना अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ जो हमारी है ना, अब आप जो अभी ये जो मेरा लेक्चर देख रहे हो, साथ में फोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो वाईफाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो वाईफाई है ना वो आता कैसे है कि ये जो स्पेस में है ना अर्थ के बाहर यहाँ पे एक सर्कल में एक सैटेलाइट घूम रही होती है। सैटेलाइट क्या है? ये है आपकी सैटेलाइट, ठीक है। होता ये है कि इसकी वजह से सैटेलाइट अगर आपने ये होती है सैटेलाइट, अगर आपने सैटेलाइट पहले नहीं पढ़ा हुआ, मैं फिर भी है ना तो मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अभी जो वाईफाई आ रहा है, आप जो फ़ोन कॉल्स कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो डिवाइस देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। ये है ना घूम रहा है अर्थ के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ना बिल्कुल आसमान में बहुत ऊपर, अर्थ से निकल जाते हैं, तो ये ऐसे ही घूम रहा है। जब ये घूम रहा होता है ना तभी जाके आप वाईफाई यूज़ कर पाते हो और सारी चीज़ें यूज़ कर पाते हैं, और उसकी वजह से है ना आप अभी है ना लेक्चर देख पा रहे हैं मेरा। तो अब द थिंग इज के ये है ना घूम रहा होता है क्योंकि अर्थ हमारी है वो खुद घूम रही होती है। आपने पढ़ा होगा ना साइंस में कि यार दिन से रात, रात से दिन कैसे होता है, क्योंकि आपकी अर्थ है ना घूम रही होती है। तो क्योंकि आपकी अर्थ घूम रही होती है तो आपकी जो सैटेलाइट है ना उसको भी है ना ऐसे ही चक्कर खाने पड़ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि वो चक्कर खाने पड़ते हैं तो अब यहाँ पे है ना ये पूरा डायग्राम है, मैं है ना एक और चक्कर यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया आपका एक चक्कर यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये चक्कर ऐसे ही काट रहे हैं तो उसको एक स्पीड, इसको हम स्पीड नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एक तो मैग्नीट्यूड है, लेट्स से हम कहते हैं भाई ये 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से है ना घूम रही है। अगर ये 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन आप ये देखें ना डायरेक्शन, ये यहाँ से ऐसे सीधे जा रही है, फिर यहाँ पे ऐसे एक और डायरेक्शन चेंज हो गई, अब तो यहाँ पे बिल्कुल सीधे हाथ पे, अब थोड़ा सा नीचे सीधे हाथ पे, अब तो बिल्कुल सिर्फ पीछे। ऐसे ही डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे जो एरोस मिले हुए ये इसके डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। जब आप सर्कल में घूम रहे होते हैं ना, जैसे आप भी है ना एक बंदे को खड़े कर लें और है ना रिंगा रिंगा रोजेस खेल लें, या फिर गाड़ी है ना आप चौक पे लेके चले जाएं ऐसे घूम रहे, जब भी सर्कल में आप घूम रहे होते हैं ना तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में ऐसे ही सीधे हाथ पे नहीं जा रहे, आप गोल घूम रहे हैं। गोल में आपको हर बार एंगल चेंज करना होता है, तभी जाके आपकी है ना सर्कुलर मोशन होती है, तभी जाके आप गोल घूम पाते हो। तो उसकी वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। जब डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही होती है तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है ना, जो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है 1000 किलोमीटर पर सेकंड, वो कांस्टेंट है, वो एक ही स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी कैसे अलग है? क्योंकि यार आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। बस ये होता है आपका यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी का फर्क।
ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। फिर आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2.3 में। A car travels a curvy track of length 800 meters in 40 seconds. The straight path is about 600 meters between starting and ending point, which the same car travels in 36 seconds. What is the average speed and what's the average velocity? तो भाई ये क्या कह रहा है कि यार एक है ना, पता नहीं कौन सा रोड ऐसे ही घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। अगर आप एक मिनट, रोड एक और बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये एक रोड है, समझे आप घूम रहे हैं ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। अब अगर आप दो तरीके हैं, आप ऐसे ही पूरा ये रेड पाथ है वो लेके चले जाएं, या फिर आप है ना सीधा पाथ लेके है ना ऐसे ये जो ब्लू लाइन में जो मैं बता रहा हूँ ये लेके आप उधर चले जाए, ठीक है। ये हो गया आपका दो पाथ, ठीक है। आप लंबा चक्कर भाई जिसको है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना है घूमना तो भले कर ले, जिसको सीधे सीधे जाना है भाई जल्दी में तो वो उधर से चले जाए। जब आप रेड पाथ लेते हैं और जब आप ब्लू पाथ लेते हैं तो उनके अलग अलग है ना वो आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं। अगर आप सीधा पाथ लेते हैं तो 600 मीटर वो आपका डिस्टेंस है और टाइम आपका 36 सेकेंड्स है। लेकिन अगर आप लंबा वाला लेते हो तो आपका जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर है और टाइम है 40 सेकेंड्स है। अब जो 800 मीटर वाला जो पाथ है ना, ये जो देख रहे हैं घूमता हुआ, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा रास्ता नहीं है, ये मैंने आपको 2 लेक्चर पहले बताया था। और जो आपका सीधा सीधा पाथ है उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वो आपका सबसे छोटा वाला डिस्टेंस है, इसकी वजह से। सबसे छोटा मतलब सीधा सीधा रास्ता भाई, सीधा सीधा उधर आप पहुंच गए, ठीक है। ये होते हैं आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो मैंने 2 लेक्चर पहले बताए थे। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस आपका 800 है और टाइम आपका 40 है। तो हम 800 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो आपकी जो स्पीड है ना एस, वो किसके बराबर हो जाएगी? 800 डिवाइड बाय 40। 800 डिवाइड बाय 40 करके आपके पास आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी की बात आती है, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड। फिर आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से लिखेंगे। जो वेलोसिटी आपकी उसका क्या है? 600 डिवाइड बाय 36। 600 डिवाइड बाय 36 करेंगे हम, ठीक है। और जब आप ये करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 600 डिवाइड बाय 36 करके 16.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया वेलोसिटी का और स्पीड का, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बस ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी की डायरेक्शन वो बोली नहीं है इसने भाई, इसने बोला सीधा सीधा जा रहा है, स्ट्रेट, ठीक है। अब स्ट्रेट कहाँ पे लिखा हुआ है वो नहीं पता, लेकिन कह रहा है स्ट्रेट, ठीक है। तो उसकी वजह से डायरेक्शन है ना सिर्फ स्ट्रेट है, बताया नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है जब तक वो बोले कि यार मुझे डायरेक्शन भी बता। अगर वो बोल रहा है वेलोसिटी तो आप खाली है ना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, डायरेक्शन तब तक नहीं लिखोगे जब तक वो आपको बताएगा नहीं। तो इससे हमारा वेलोसिटी वाला लेक्चर खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप है ना हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या यूट्यूब पे कमेंट कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। वेलकम टू फेडरल को माजिद। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें आज हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये चीज़ें पढ़ ली थी। अगर वो वाले लेक्चर आपने नहीं देखे हुए पिछले के 2-3 लेक्चर तो आप वो पहले देख लें, वरना नहीं तो ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। तो अब शुरू करते हैं एक्सेलरेशन के। यार एक्सेलरेशन होती क्या है और चक्कर क्या है? तो कुछ लेक्चर से मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसकी मैंने डेफिनेशन बताई। फिर मैंने आपको बताया टाइम क्या होता है, ठीक है, वो वक्त होता है। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी स्पीड, ठीक है। स्पीड जो है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि यार वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हमने वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है। और वेलोसिटी का हमने क्या पढ़ा था कि यार वो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। हमने पहले डिस्टेंस और वो पढ़ा, फिर हमने बाकी ये सारे उससे है ना डिराइव कर लिए कि अच्छा स्केलर क्वांटिटी और ये सब होता है। अब आते हैं हम एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में चक्कर क्या है? हम एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, हम पहले हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे थे ना। एक्सेलरेशन में अब हम करेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप देख रहे सिमिलर कितनी है चीजें। अब हम ये कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि यार हमने सबसे पहले स्पीड पढ़ा। स्पीड का मतलब क्या था कि यार कितना
एम लग रहा है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, फिर आपने एक एवरेज स्पीड निकालनी। आपने बोला कि यार मेरी जो गाड़ी है उसने 400 मीटर 10 सेकंड में ट्रैवल किया, तो मतलब यार अंदाजन मैं हर सेकंड एवरेज पे मैं 40 मीटर पर सेकंड ट्रैवल कर रहा था एवरेज पे, ठीक है। और सेम गोज फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी भी अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट 400 है तो आपने 8 सेकंड में ट्रैवल किया, तो आपने बोला कि यार मुझे है ना 50 मीटर पर सेकंड में एवरेज पे चल रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यार कि आपकी है ना हर वक्त 50 हो, मैं एवरेज बताइए आपकी कभी 70, कभी 100, कभी 20, 30। स्पीड वेलोसिटी मैटर चेंज कर सकती है, लेकिन एवरेज है ना वो 40 से 50 होंगी। अब ये हमने बोल दिया, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्पीड क्या है, एक और डेफिनेशन है, ये एक नया अल्फाज है, एक नया टर्म है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि यार हमारा डिस्टेंस कितने रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वही हमने बोला है, ठीक है। ये टेल्स अस हाउ स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे मैं है ना एक और अब डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। फिर उससे ही हमारा वो फॉर्मूला निकलता है हमारा स्पीड डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये पूरा वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बस फिर अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हम क्या कर रहे हैं यार, एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, वो हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम पढ़ रहे हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि यार हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है और कितने रेट से चेंज हो रही है। मतलब अगर मेरी वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाती है, ठीक है, तो मतलब मैं पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर है ना 1 सेकंड के बाद मेरी स्पीड है ना वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई, उसकी 1 सेकंड बाद फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई। तो ये हमारी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ती जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जा रही है, तो इससे हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो लिखी हुई है ना डेफिनेशन, इट टेल्स अस हाउ फास्ट वी आर मूविंग एंड इट इज द रेशियो बिटवीन ये। अब यही चीज हम कॉपी करेंगे और इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर डेफिनेशंस है। इट टेल्स अस हाउ फास्ट आवर वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है, हमारी वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, एंड इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल, ठीक है। ये होता है आपका एक्सेलरेशन, बस, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, ये एक्सेलरेशन का पूरे फॉर्मूला आ गए यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का, ये सब ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आते हैं वापसी इधर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन में क्योंकि हमने वेलोसिटी यूज की है डिनोमिनेटर में, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये चीज हो गई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि अगर आप न्यूमरेटर में वेक्टर क्वांटिटी यूज करेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी में भी यूज कर ले, ठीक है। और डायरेक्शन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं विद सेम डायरेक्शन एज चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप एक वेलोसिटी आपकी चल रही है, ठीक है, वेलोसिटी मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपकी जो वेलोसिटी है वो इतनी है, फिर आपकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपकी वेलोसिटी है लेट्स से 4 है, ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं 4 से वो है ना 8 हो गई, फिर है ना हम कहते हैं 10 हो गई, फिर हम कहते हैं भाई फिर है ना कम हो गई, पता नहीं क्यों, लेकिन है ना स्पीड है ना आपकी 10 से ना फिर 7 हो गई, फिर हम कहते हैं यार वापसी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, हम करेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इन दोनों को है ना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी बाद वाली वेलोसिटी और हमारी पिछली वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास उनसे 4 आ गया, ठीक है, तो ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी है। फिर 10 माइनस 8 करेंगे तो ये 2 हो गया, फिर 7 माइनस 10 करेंगे तो ये -3 हो गया, फिर 13 माइनस 7 करेंगे तो ये 6 हो गया। ये क्या है, हमारी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। जो आपकी ये चेंज बता रहा है ना, जो उसका यूनिट है वही आपकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये हर सेकंड है, तो अब उसकी वजह से है ना ये हमारी एक्सेलरेशन होगी, ये हर सेकंड ये चेंज हो रही है, पहला सेकंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
अब चेंज इन वेलोसिटी, हमारी चेंज कितनी है यार, पहले सेकंड में हमने ट्रैवल किया, हमारी वेलोसिटी कितनी से चेंज हो रही है, 4 से, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि हम सीधे हाथ पे जा रहे हैं, तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब इसका यूनिट है, और ये जा रही होगी सीधे हाथ पे, ठीक है, क्योंकि हम सीधे हाथ पे ट्रैवल करें। फिर दूसरे सेकंड में होता क्या है कि हमारी स्पीड, हमारी वेलोसिटी 8 से 10 हो जा रही है, सिर्फ 2 का चेंज हुआ, तो अब हमारी एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम सीधा हाथ पे जा रहे हैं मिस्टानी, ठीक है। फिर हमारी तीसरी सेकंड के बाद फिर हुआ ये कि यार 10 से की वेलोसिटी है ना 7 पे हो गई, कम हो गई, तो आपकी जो वेलोसिटी है ना वो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। क्यों? क्योंकि यार आपकी है ना एक्सेलरेशन है ना अब वो कम हो गई। एक्सेलरेशन जब आपकी कम हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं डीसेलरेशन, ठीक है, उसपे बात पे आते हैं। लेकिन ये है ना डिसेलरेट हो रही है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव में हो रही है, तो मतलब आपकी डायरेक्शन पहले ऐसे यूं थी ना, अब वो उल्टी हो गई है, क्योंकि आपकी चेंज इन वेलोसिटी वो नेगेटिव है, आपका चेंज नेगेटिव है, ठीक है। और फिर उसके बाद 13 माइनस 7 किया तो 6 आ गया, तो हमारी ये फिर है ना पॉजिटिव हो गई और वापसी में फिर चले गए सीधे आप पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, और साथ में यहाँ पे मैं नोट्स में लिख लेता हूँ वेक्टर क्वांटिटी, और यूनिट इसका क्या है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात आती है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये यहाँ पे आ गया। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन है उसकी जब पॉजिटिव वाली तब होगी जब आपकी यार चेंज वेलोसिटी मतलब बढ़ रही है, आपकी वेलोसिटी ये जैसे बढ़ रही है। लेकिन डिसेलेरेशन का मतलब ये क्या हो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब आपकी वेलोसिटी है ना कम हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। और वही चीज यहाँ पे एक्सेलरेशन डिसेलेरेशन मींस डिक्रीज इन वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन। डिसेलरेशन की अब लिखते हैं, ठीक है। डिसेलरेशन की है ना बहुत ही इजी डेफिनेशन है। डिसेलरेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये और कुछ नहीं, ठीक है। और वेलोसिटी आपकी ये मैंने आपको बता दिया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये पूरा हो गया। अब सीन ये है कि सर आप बोलोगे कि हम स्पीड का क्या करें, हम स्पीड अपॉन टाइम करेंगे तब भी आपके पास एक्सेलरेशन आएगी, लेकिन सीन ये है कि फिर उसमें डायरेक्शन आपको नहीं बताई होगी। अगर सवाल में आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो फिर आप उसको है ना स्पीड डाल सकते हो। मैं जरा बता दूं स्पीड और वेलोसिटी का मैंने आपको फर्क क्या बताया था, सिर्फ आप डायरेक्शन डाल दो। डायरेक्शन की बात हो रही है तो फिर आपकी एक्सेलरेट कर रही होगी अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है। भले स्पीड उसकी सेम रहे, एक्सेलरेशन सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। और वैसे ही सेम सीन है, अगर हम स्पीड की खाली बात करते हैं, अगर डायरेक्शन नहीं है तो हाँ फिर भी वो एक्सेलरेशन होगी, लेकिन विदाउट डायरेक्शन होगी फिर भी हम उसको एक्सेलरेशन ही कंसिडर करेंगे, वेलोसिटी वो देंगे। हम कहेंगे यार वेलोसिटी लेकिन डायरेक्शन है ना पता ही नहीं हुई है, वो क्वेश्चन में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आती है, ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि हमने जैसे पढ़ा था ना यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, तो ये वही सेम चीज़ है। अब यही चीज़ है ना कॉपी करके हम डालेंगे एक्सेलरेशन में, और यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखेंगे। वेलोसिटी की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी remains the same and the direction does not change. It doesn't get faster or slower and travels in the same direction. ये होती है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी यार, वही सेम चीज़ है। फिर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, आप उसको नॉन सॉरी एक्सेलरेशन, क्योंकि हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं, आइदर आप इसको बोलें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या आप बोलें वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक ही बात है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट डिफरेंट एक्सेलरेशंस, ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी varies and the direction can change, it gets faster slower और डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल पढ़ाया था ना, इसमें आप देख रहे हैं कभी 4 है, कभी 2 है, फिर कभी -3 है, फिर कभी 6 है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यार हमारी एक्सेलरेशन है ना हर मोमेंट सेम नहीं है। और सेम कैसे होगी, जब हम लिखते हैं, लेट्स से हम लिखते हैं यहाँ पे 4 8 12 16 27, ठीक है। अब इनकी जो हमारी जो एक्सेलरेशन है 8 - 4 करेंगे 4 आ रहा है आंसर, 12 - 8 करेंगे 4 आ रहा है, फिर 16 - 12 करेंगे 4 आ रहा है, 20 - 16 करेंगे 4 आ रहा है। ये जो आपकी एक्सेलरेशन है ना ये सारी 4 4 4 4 ही आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए है ना ये हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म है।
ठीक है, तो ये हो गया। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो बाद वाली वेलोसिटी आपकी और जो शुरू वाली वेलोसिटी है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और टाइम से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब है ना क्वेश्चन पे आते हैं। चीता कैन एक्सेलरेट इट्स स्पीड फ्रॉम 0 to 26.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड उसकी 0 से वो 26.8 मीटर पर सेकंड पे लेके जा सकता है इन जस्ट 3 सेकंड्स। ठीक है, और सपोज कि वो ईज में चल रहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू वी अपॉन टी, जिधर a आपका एक्सेलरेशन है और v आपका वेलोसिटी है और t आपका टाइम है। वेलोसिटी आपकी कितनी है 26.8। हमें कैसे पता यार, ये मैग्नीट्यूड दे दी है और ये हमें ईस्ट डायरेक्शन दे दी, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड। तो ये हमने कर दिया। अब इसका जो आंसर आएगा वो है 8.9 स्पीड, ऐसे कुछ। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और अच्छा 8.93 ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। फिर यूनिट डालना है, और यूनिट इसका हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले यार, के शुक यूनिट था हमारा, यूनिट हमारा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे फिर लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अब यहाँ पे ये देख रहे हैं दैट इज अ बिग वैल्यू, क्योंकि आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं वो खुद भाई 3 से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है ना, एक्सेलरेशन दी होती है। अब सोचें आपका जो चीता है वो आपकी गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, तो सोचे कितने हैं ना वो तेज़ है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद ये है ना काम करनी है, ये है ना आप है ना, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लें। फिर अब हम इस पे आते हैं। The car is depicted after equal time travels. Can you determine that in which picture ABCD the car is at rest, speeding up, and moving at constant speed? सबसे पहले ये वाले देखते हैं ए। यार इसमें गाड़ी एक ही है, यहाँ पे खड़ी हुई है पूरे टाइम, तो इसे हम बोलेंगे एट रेस्ट। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया ए। फिर उसके बाद स्पीडिंग अप, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड और स्लोइंग डाउन बचे हुए हैं। फिर आते हैं ऑप्शन बी में। यार ये देखें यहाँ पे, ये आपकी गाड़ी है, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, और फिर यहाँ से है ना इधर गई। ये ना कांस्टेंट टाइम इंटरवल्स है। ठीक है, मतलब ये सेकंड हो सकते हैं, 2 सेकंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट टाइम है सबके बीच में। और आप देख रहे हैं कि यार सबके बीच में डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम है और टाइम सेम है तो उनकी सबकी स्पीड सेम होगी। तो इसकी वजह से हमारी ये जो डायग्राम्स है ना, सब में आप देख रहे हैं ये फासला सेम है और टाइम भी सेम है। तो उससे हम बोलेंगे कि यार ये कांस्टेंट स्पीड में, क्योंकि आप सबको अगर आप डिस्टेंस और टाइम इनका सेम है तो आपके पास स्पीड भी सेम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका सेम है, टाइम सेम है, आप डिवाइड करेंगे भाई एक ही आंसर आएगा, कोई चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, ये है ना, ये इतनी सारी, ये बहुत फासला है, फिर है ना फासला थोड़ा सा कम हो गया, फिर यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे तो फिर 0 ही हो गया। अब ये देखें ना, डिस्टेंस आपका कम होता जा रहा है और टाइम आपका है ना वही सेम है। तो स्पीड, डिस्टेंस क्योंकि कम होता जा रहा है और टाइम सेम है, तो आपकी स्पीड है ना कम होती जा रही है। गाड़ी देख रहे स्लो होती जा रही है, कम मारती जा रही है, भाई ब्रेक मारे जा रहे हैं, इसलिए हम है ना इसको यहाँ पे स्लोइंग डाउन बोलेंगे, सी बोलेंगे। अगर आपका डिस्टेंस कम होता जा रहा है और टाइम सेम है तो उसे हम बोलेंगे स्लोइंग डाउन। वैसे ही जैसे यार गाड़ी में आप बैठे होते हो और अपने ब्रेक मारती तो गाड़ी स्लो होती जाती, स्लो होती जाती, वही सेम सीन है। ठीक है, फिर आते हैं स्पीडिंग अप पे। स्पीडिंग अप में यार ये देखें गाड़ी यहाँ पे से खड़ी हुई थी, फिर है ना ये डिस्टेंस बढ़ गया, फिर ये भाई इतनी तेज रफ्तार से ये भाई ऐसे ही जा रही है। आखिरी ऑप्शन यहाँ पे स्पीडिंग अप। जैसे आप है ना पेडल पे मार दो और एक्सीलरेट मार दो भाई गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी में आप पेडल फॉरवर्ड वाला मारते हो, एक्सीलरेट करते हो भाई, तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो स्पीड बढ़ती है तो डिस्टेंस भी बीच में बढ़ता रहता है। तो डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाता है और टाइम इंटरवल सेम है, तो डिस्टेंस बार बार टाइम करोगे भाई स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसका डी है और ये है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आप है ना छोड़ सकते हो, काम का नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगले लेक्चर में। तो अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ आया तो ये वापसी लेक्चर देख लें, वरना नहीं तो आप है ना यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको समझा देंगे, क्योंकि अगला टॉपिक मोशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर आपको समझ नहीं आएगा और आपको एक्सेलरेशन समझनी है। वेलकम टू फैक्टर का मार्जिन। ये हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 2.5 मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मोशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो उसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप एक बॉल को, ठीक है, आप हवा में उछालते हैं ऐसे इधर फेंकते, लेकिन फिर वो नीचे गिर जाती है, बॉल आपके पास नीचे वापसी आती है। ठीक है, उसके अलावा होता ये है कि अगर समझा आप ये बिल्डिंग पे इधर खड़े हैं और इधर से आप है ना चीज़ें फेंके, यहाँ से ये खड़े हुए आप, ठीक है, और अब यहाँ से ना आप चीज़ें फेंकते रहें। जैसे आपने ये किया
कि आपने पहले बॉल ऐसे ही नीचे फेंकी, फिर आपने बोला कि मैं है ना पेंसिल फेंकता हूँ, आपने बोला पत्थर फेंकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें आप है ना वो फेंकते हो। अब यार वो नीचे क्यों करोगे है? आप ऊपर से ऐसे नीचे फेंको या फिर ऊपर उछालो फिर लेकिन वापसी नीचे गिर जाती है। मतलब ये ऊपर ऐसे यूँ नहीं चली जाती, जाती ही नहीं रहती। वो इसलिए है क्योंकि जो अर्थ है ना हमारी अर्थ, उसमें एक फील्ड है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। वो आप आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, लेकिन समझें ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी आपने सुना होगा बहुत सारी क्लासेस में। ग्रेविटी क्या करती है कि यार वो आपको नीचे ऐसे ही मैंने लेके आती है, ठीक है। ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज को नीचे जमीन की तरफ लेके आती है, क्योंकि ग्रेविटी है उसकी वजह से हर चीज जमीन की तरफ गिरती है। पहले आप उसको ऊपर फेंको, लेकिन क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स है ना ये आपको नीचे खींचती है, जमीन की तरफ खींचती है। इसलिए आप खुद को भी छलांग मार के देख लो, कुछ भी हवा में फेंको या कुछ भी ऊपर से नीचे फेंको, हमेशा नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाती रहेगी। ये तो ये है ना पूरा ग्रेविटी की वजह से, और वही नाम है ना यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेविटी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर चीज जमीन की तरफ गिरती है जब आप उसको उछालते हो आप, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो ग्रेविटी है ना ये एक फोर्स है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि यार आपकी स्पीड कितनी या वेलोसिटी कितनी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब है ना मैंने एक बॉल को समझे ये जो बॉल है ना ऐसे ही मैंने नीचे इसको ऐसे ही फेंका, ठीक है। ये मैंने नीचे फेंकने से होता क्या है, उसकी स्पीड कितनी होती है, तो पहले आप शुरू में 0 होती है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है ना कितनी है, एक्सेलरेशन है आपकी a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो हर सेकंड जो वेलोसिटी है वो कितने से बढ़ती रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि पहले शुरू में 0 स्पीड थी, उसके बाद 9.8 हो जाएगी, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 19.6 हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 29.4, पर ये 30 सेकंड हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा 39.2, फिर उसके बाद क्या होगा आपका 49, ठीक है। तो ये जो आपकी स्पीड जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप हवा में उछालते हो बॉल, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यार आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो टाइम है, ठीक है, इसकी वजह से आपकी टाइम है ना, पहला सेकंड है 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, फिर 19.6, फिर 29.6, 39.6, 49, ठीक है। ऐसे ही है ना आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। और आपने भी देखा होगा कि यार जितनी ज्यादा देर से गिरती रहती है तो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। ये होती है वेलोसिटी, ठीक है, ये होती है एक्सेलरेशन। और जब भी आप हवा से फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन होती जाएगी। हवा से है ना 5 सेकंड हो गए, आपकी स्पीड है ना बॉल की हो जाएगी 49 मीटर्स पर सेकंड। ऐसे ही जैसे अगर एक इंसान अगर पहले माले से जंप मारता है तो यार उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 9.8 मीटर पर सेकंड होगी, तो उसको थोड़ी सी चोट लगेगी। लेकिन अगर आप उसको 10वें माले से फेंकोगे तो भाई 10वें माले से गिरते 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 भाई इतनी हाई स्पीड हो जाएगी कि भाई फिर है ना कोई फायदा नहीं होता, फिर है ना बंदा भाई, फिर उसके बाद बंदा बचता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि स्पीड बहुत होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, ठीक है। तो ये है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविटी क्या होती है, जो मैंने बता दी। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए एक्सेलरेशन की, और उसका मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये है। और उसके अलावा अभी फिलहाल यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का लिखा हुआ है। एयर रेजिस्टेंस क्या है कि यार हवा होती है, जब आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, बाइक तेज चलाते हो तो हवा आती है, वो हवा है ना उसको रोकती है, जिसकी वजह से फिर एक्सेलरेशन है ना आपकी कुछ टाइम के बाद 0 हो जाती है, फिर एक कांस्टेंट स्पीड आ जाती है। वो है ना बाद में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि जब आप गिर रहे होते हैं तो हवा बहुत तेज होती है, हवा बढ़ती जाती है, और उस हवा की वजह से आपकी एक्सेलरेशन है ना शुरू में 9.8 होती है, फिर 0 हो जाती है। और जब आपकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है तो आपकी स्पीड का जो चेंज है ना वो कम होता जाता है, फिर एक टाइम के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
और इसको है ना फिलहाल अभी देखने की है ना उसके अलावा जब आप एक चीज को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और जब आप एक चीज को नीचे मतलब गिर रही होती है, अच्छा अब एक और चीज कि जब आप वो चीज को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, जब आप क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो आपकी ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ पॉजिटिव होगी, ठीक है। सो जब आप नीचे गिर फेंकोगे चीजों, क्योंकि ये जो फोर्स लाइन्स देख लो आप, ये ग्रेविटी ये जमीन की तरफ फेंकती है, तो जमीन की तरफ जब आप करोगे तो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप एक चीज ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटी फिर आप है ना नेगेटिव मिलोगी, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नीचे गिरेगी चीज तो पॉजिटिव है, अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नेगेटिव होगी आपकी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स ऑफ A block of mass 2 kg is left from the top of building. How much time will the block take to reach the ground if it strikes the ground with a speed of 78.5 meters per second? और एक हवा का जो इफेक्ट है वो आप छोड़ सकते हैं, हवा है ना उसमें कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। अब सीन यह है कि यार आपने है ना फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था एक्सेलरेशन का पिछले लेक्चर में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे एज चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है 9.8 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9.8। फिर उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी, फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी आप देखिए ना स्पीड या वेलोसिटी कितना 78.5, तो ये 78.5 है, ठीक है। और फिर आपको टाइम निकालना है टी, ठीक है। तो आप करोगे ये टी इज इक्वल टू 78.5 डिवाइड बाय 9.8 करोगे जो लगभग है ना 8 सेकंड के बराबर है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 8 सेकंड, ठीक है। ये है हमारा आंसर इस वर्क डिजाइन का, ठीक है। तो इससे हमारा खत्म हो चुका है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हम अगले लेक्चर में ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन करेंगे। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ये है क्या चक्कर, होता क्या है? तो यार ग्राफ आपको पता होगा, ग्राफ में क्या होता है यार, आपकी दो एक्सिस बनी होती है, ठीक है। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप है ना दिखाते हो कि अगर एक चीज है, ठीक है, लेट्स से मैं है ना दिखाना चाह रहा हूँ कि यार चॉकलेट का रेट कितना है, ठीक है। चॉकलेट है ना लेट्स आप चाहते हो खरीदते हो, ठीक है, तो चॉकलेट कितने की होती है? अगर आप एक लेते हो चॉकलेट तो वो समझे 20 रुपए की आती है, ठीक है। फिर आप कहते हो यार मैं 2 चॉकलेट देता हूँ, तो यार वही सेम चॉकलेट 20 तो 40 रूबल, 3 लोगे तो यार 60, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते हैं ना, आप जाते हो लेट्स से मैं 10 देता हूँ, 10 चॉकलेट्स कितनी की आएंगी? 200, ठीक है। अब यार आप देख रहे हो कि यार मुझे यहाँ पे कितने नंबर लिखने पड़ रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब इतना मतलब यार साफ सफाई भी नहीं है और साथ में इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ी है, बड़ा टाइम लग रहा है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या करते हैं यार, ग्राफ में सिंपल ये कि यार ये आपकी है ना एक्सेस होती है, यहाँ पे हम कहते हैं यार, यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। ये आप 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मैं फिलहाल है ना सिर्फ 5 ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने ग्राफ बनाया, फिर आप है ना इसको मैं ये जो एक्सेस है ना, ये जो लाइन है, इसको मैं बोलूंगा क्या कि यार ये है आपका नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। ये वाली लाइन बताएगी कि यार नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर आप कहते हो कि मुझे 3 चॉकलेट चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाओगे। नंबर लाइन में जैसे होता है ना, जैसे हमने आज के पहले चैप्टर में पढ़ा था नंबर लाइन, ये वही है एक्सेस नंबर लाइन। फिर उसके बाद अब रेट है ना, रेट हमें बताइए यार 1 का है, तो हम ये करेंगे अब जो वाई एक्सेस है ना, यहाँ पे भी हम है ना रेट्स बनाते रहे। ये हमने 20 कर दिया, ये हमने 36 कर लिया, ये हमने 60, ये 80 और ये 100, ठीक है। ये एक और वर्टिकल नंबर लाइन हो गई और इसको हम बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे एक्स, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि यार एक सीधी सी लाइन बना लेते हैं ऐसे यूं करके। इससे क्या होगा, हमें फायदा ये है कि यार बस हमें करना है कि अच्छा यार मुझे 4 चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है यार, इसका फायदा ये है कि यार पहले मैं बना रहा था यार 4 चॉकलेट चाहिए तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ा था ऐसे टेबल से देख के यार कितने मुझे चॉकलेट कितने रुपए के पड़ रहे हैं। अब यार मैं बस करूंगा ये मुझे है 4 चॉकलेट, अच्छा कोई नहीं भाई, ये यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे देखा ऐसे ही मैंने ना स्क्वायर बना दिया और देखा अच्छा नहीं 4 चॉकलेट ये 80 रुपए की, ये मैंने ऐसे लाइन कनेक्ट कर दी,
मैंने क्या किया, मैं पहले से लीड पर गया, फिर मैं उल्टे हाथ पे गया। बहुत आसान है। वैसे ही अगर मुझे 2 चॉकलेट खरीदनी है, मैं यहाँ से ऐसे ऊपर गया तो उल्टे हाथ पे गया, मैंने कनेक्ट कर दिया उनको और देखा कि अच्छा नहीं, 2 चॉकलेट 40 रुपए की आ रही हैं, ठीक है। और ये खाली इस पे भी नहीं है, अगर आप कहते हैं यार आज है ना अम्मी अब्बू ने सिर्फ मुझे 60 रुपए दिए, अब 60 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद सकता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही जाऊँगा और यहाँ से नीचे लेके चले जाऊँगा। अच्छा 3 चॉकलेट आ सकती हैं, मसला नहीं है, 90 रुपए हैं तो आप 90 रुपए है ना ऐसे यूँ करके ये लेते आ गए। अच्छा 4 और 5 के बीच में आ रहा है, मतलब मैं सिर्फ 4 चॉकलेट मैक्सिमम ले सकता हूँ और 10 रुपए बच जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर चॉकलेट और ग्राफ फ़ायदा क्या है? तो ये है कि ग्राफ तब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए चॉकलेट्स के नाम लेके। अभी तो वैसे बहुत सारी आप है ना चीज़ें इस पे अभी जो हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सारी चीज़ें पढ़े ना, ये टाइम ये सब, ये आप है ना इस पे ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत आसानी होती है। और वो कैसे, वो अगले लेक्चर में पता चलेगा आपको जब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये वाला लेक्चर मैंने आपको बता दिया ग्राफ क्या होता है। उसमें बस ये कि यार जो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, हम ग्राफ्स को देखेंगे और हम देखेंगे यार हमारा मोशन कैसे चल रहा है, मतलब आपकी स्पीड कितनी जल्दी चेंज हो रही है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो, एक्सेलरेट कितना कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि यार अगर आपने एक रॉकेट बनाना है तो आप ग्राफ बनाओगे तो बहुत आसानी होगी। गाड़ी है, रेसिंग कार है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तो बेहतर होगा, वो आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। ये है ना मोशन है, ये अब हम है ना अगले लेक्चर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये लेक्चर वापसी देख लो, वरना नहीं तो आप यूट्यूब पर कमेंट करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं आपको वापस समझा। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इससे पहले हमने ग्राफिकल एनालिसिस मोशन पढ़ा था। अगर आपने ग्राफ पहले समझा है तो ठीक है, वरना आप वो लेक्चर देख लें। और अब हम शुरू करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि ग्राफ होता क्या है, ठीक है। एक और चीज़ अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राफ में ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए मतलब कि ये वाला पॉइंट जैसे है ना, यहाँ पे ये वाले कॉइन, ये डॉट हो गया, ये कौन सा पॉइंट है, या जहाँ पे आपका आवर्स मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स 3 है और आपका जो प्राइस है वो 60 है, ठीक है। इससे है ना हम कोऑर्डिनेट कहते हैं और उसको हम लिखते हैं एज 3,60। ये बताता है यार आपकी जो ये वाली नीचे वाली नंबर लाइन, मतलब ये एक्स एक्सिस, और साथ में जो वाई वाली जो एक्सिस है, मतलब प्राइस वाली नंबर लाइन, उसकी वैल्यूज कितनी है, तो ये है ना आपको वो बताता है, ठीक है। तो हमारा एक्स का वैल्यू 60 है और वाई का वैल्यू, सॉरी, एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू 60 है, ठीक है। ये है आपका कोऑर्डिनेट। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे 1,20 हो गया, ये बता रहे हैं यार एक चॉकलेट 20 रुपए का आ रहा है, 3 चॉकलेट 60 के आ रहे हैं। आप ग्राफ में लिखोगे, लेकिन उस ग्राफ में एक है ना पॉइंट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट वही पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही चीज है, लेकिन एक्स एक्सिस में आपका टाइम है। यहाँ पे जो पहले नंबर ऑफ चॉकलेट्स है ना, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम, और यहाँ पे इस प्राइस है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्टेंस, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट जी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। आप बोलोगे सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? भाई वही चीज़ है जैसे मैं चॉकलेट की तरह बता रहा था ना, वही सेम चीज़ है। आप यहाँ पे बताएगा 1 सेकंड में आपने कितना ट्रैवल कर लिया, 20 मीटर, 2 सेकंड में कितने, 40 मीटर, 3 सेकंड में कितने, 60 मीटर, 4 सेकंड में कितने, 80 मीटर, 5 सेकंड में कितने, 100 मीटर। ये आपका ये डायरेक्टली लाइन बता रहा है। आप है ना लाइन ऐसे ही खींच के ऐसे ही ऊपर लेके जाओ यहाँ पे, और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, 2 सेकंड में 40 मीटर हो गए, नो इश्यूज, ठीक है। और फिर आप करोगे अच्छा अब यहाँ पे ये 50 है, 50 से नीचे लगे, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 2.5 सेकंड्स, 2.5 सेकंड्स में आपने 50 मीटर ट्रैवल कर लिया। और ये कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट डायरेक्टली बता दे रहा है, 3 सेकंड में 60 मीटर, ठीक है। ये होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब सीन ये है कि ये है ना पॉजिटिव वैल्यूज, ये जो राइट साइड है इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज। जैसे नंबर लाइन थी ना, नंबर लाइन में यार आपने नेगेटिव वैल्यूज भी पढ़ी थी, ऐसे यहाँ पे ये -1, -2, -3, ठीक। और ये जो है आपका, ये यहाँ पे है ना -20 हो सकता है, ये -40 हो सकता है,
ये यहाँ पे -60 एंड सो ऑन, नेगेटिव वैल्यूज हैं उनकी। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि यार आपका डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो ही मिनिमम हो सकता है, और जो टाइम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस तरह डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट में भी वही सेम चीज़ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव कभी कभार हो सकती है, अभी फिलहाल आपके स्कोप में नहीं, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अब होता ये है कि यार आप बोलोगे कि यार मैंने है ना कैलकुलेट करना है कि यार मैं जब 2 सेकंड से लेके 5वें सेकंड तक जा रहा, तो यार कितना मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, ठीक है, और कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अब सीन ये है कि जब आप करते ये हो कि 2 सेकंड जो है, ये वाला 2 सेकंड का आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,40, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। इसका मतलब ये कि अब 2 सेकंड में 40 मीटर आपने ट्रैवल कर लिया। फिर एक और कोऑर्डिनेट है 5,100, इसका मतलब है 5 सेकंड में आपने 100 मीटर ट्रैवल कर लिया। अब मैं करूंगा ये कि यार मुझे देखना है कि मैंने कितना है ना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं डेल्टा डिस्टेंस मतलब डेल्टा डी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कितने का बराबर है, ये है आपका 100 माइनस 40, तो ये होगा 60। फिर उसके बाद मैं टाइम देखना चाहता हूँ कितना टाइम लगा, तो यार मैं डिफरेंस दे देता हूँ टाइम का। ये जो टाइम दो है 5 माइनस 2 मतलब 3 सेकंड, ठीक है। 2 से 5 सेकंड तक जाने में 3 सेकंड। अब देख ही लो कि यार टाइम कितना लगा मुझे, टाइम मुझे लगा 60, सॉरी 3 सेकंड, और डिस्टेंस कितना मैंने ट्रैवल किया उसमें 60। अब यार अगर मैं बोलूँ कि यार एवरेज मैंने कितना ट्रैवल किया, एवरेज स्पीड याद है आपको? एवरेज स्पीड किसके बराबर है? वो एवरेज स्पीड एस जो है वो टोटल टाइम चेंज इन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये हमारा किसके बराबर, 60 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और ये किसके बराबर आ रहा है, 20। तो मतलब आपकी जो एवरेज स्पीड है वो 20 के बराबर है। और इसमें अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है ग्राफ्स, तो ये जो 20 है ना, ये असल में इसका ग्रेडियंट है। ये जो स्लोप है ना इसका, ये है आपका ग्रेडियंट। स्लोप का क्या मतलब है यार, स्लोप का मतलब ये है कि यार अगर मेरा एक्स एक्सिस एक वैल्यू से इंक्रीज होता है तो मेरा वाई वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जो आपको ग्रेडियंट, ये जो स्लोप है वो है 20। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड है ना वो 20 है। इसका मतलब ये भी है कि जो आपकी एवरेज स्पीड है ना, जो स्पीड यहाँ पे, वो आपके ग्रेडियंट के बराबर होती है। और वही चीज़ है ना यहाँ पे किताब पे लिखी हुई है, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस ट्राइन, द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस ट्राइन कर्व गिव्स स्पीड, ठीक है। तो ग्रेडियंट ये आपको बताता है, और ये वही चीज़ है ना वर्टिकल कोऑर्डिनेट, ये डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, वही चीज़ है जो मैंने वहाँ पे ना कैलकुलेशन करके बताई थी। ये डेल्टा एस और ये डेल्टा टी आपका आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके ये इसमें है ना, इसने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके ये यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। ये होता है, और ये इसके ना स्टेप्स वही है जो मैंने अभी करके दिखाया है, वही स्टेप्स है, ठीक है। तो अब है ना जाके हम लिखते हैं नोट्स में, Y value to Islamabad on motorway M1 stops for 30 minutes at rest area. Calculate the journey of the car in kilometer hour and meter per second for journey from Peshawar to rest area इस्लामाबाद और फिर पेशावर से इस्लामाबाद। क्या कह रहा है कि यार देखिए, ये जो पार्ट है ना आपका, ये आपका पेशावर है, फिर यहाँ पे आपका रेस्ट एरिया, और यहाँ पे फिर ये इस्लामाबाद पहुँच गए, ठीक है। तो होता क्या है कि यार ये कह रहा है जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया, उसके ना स्पीड निकालो। स्पीड क्या है यार, स्पीड हमारे क्या है, डिस्प्ले क्या कह रहे हैं यार, मुझे है ना स्पीड निकाल के दो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। मैं सिर्फ निकालूंगा किलोमीटर पर आवर में, आपका है ना होमवर्क है कि आप मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया, ठीक है। जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया क्या कह रहा है, मतलब यार पेशावर से मैं रेस्ट एरिया तक गया, जहाँ पे है भाई जो मैंने कहा मैं चाय के ना ढाबे पे चाय पीता हूँ, ठीक है। उसका वो है ना मुझे स्पीड निकाल के दो। तो स्पीड का यार फॉर्मूला बहुत आसान है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताएं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, डेल्टा टी और डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे शुरू में 0 था और बाद में 100 है, तो हम 100 माइनस 0 करके मतलब 100 आया। मतलब यार इन भाई साहब ने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, और कितने टाइम में, 1 घंटे में, क्योंकि 1 माइनस 0 होता है 1 माइनस 8। तो उसका मतलब यही यार, इसकी जो स्पीड थी ना 100 किलोमीटर पर आवर थी। 100 किलोमीटर पर आवर कहाँ से कहाँ थे, पेशावर से यार उनके चाय के ढाबे पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार।
अब इसका क्या होगा यार सेकंड पार्ट में, अब हम सेकंड पार्ट में कह रहे हैं यार ये जो आपका रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है। रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद में यार चेंज इन डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये जो आपका कोऑर्डिनेट आप पढ़ोगे तो यार ये 100 है, ये 125 से 150 और फिर ये 175 है, ठीक है। तो ये है ना आपका हो गया 175, ठीक है। ये है ना आपका ट्रैवल डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना 100 है, तो हम करेंगे ये कि चेंज इन डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल कर लिया यार 175 माइनस 100, मतलब 75 हमने ट्रैवल कर लिया। और टाइम कितना लगा यार, टाइम यहाँ से देखिए ये शुरू हुआ और यहाँ तक ले गए, तो ये 2.5 है, ठीक है 2.5। तो इसको डिवाइड बाय हम करेंगे 2.5 माइनस 1.5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी है ना रफ्तार थी जब हम जा रहे थे रेस्ट एरिया से अपने चाय के ढाबे से इस्लामाबाद, ठीक है। तो 75 किलोमीटर पर आवर। फिर हम आते हैं पेशावर से इस्लामाबाद। यार मैंने आपको एवरेज स्पीड बताई थी, उसमें आपको क्या है यार टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अब है ना वही टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस यार हमने ट्रैवल किया और टोटल टाइम यार कितना टाइम लगा हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते पे। तो यार पेशावर से इस्लामाबाद वापसी हुई, पेशावर से इस्लामाबाद, पेशावर 0 पे है, इस्लामाबाद किधर है अब डायरेक्टली 175, बीच में रेस्ट एरिया को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 175 माइनस 0 और फिर डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लगा 2.5 है। अब इस रफ्तार को पूरा करते हुए टाइम कितना लगा है, वो है 70 किलोमीटर पर आवर, समझे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा है ना आंसर आ गया इसका, ठीक है। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 जिसमें आज हम करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था और ग्राफ्स पढ़े थे, वो वाले लेक्चर्स आप पहले देख लिया, वरना इनको आपको ये स्पीड टाइम ग्राफ समझते हैं। यार मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है यार, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है, आप वो चेक करोगे, और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, आप टाइम देखो कितना हुआ और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया। अब स्पीड टाइम ग्राफ में यार वही सेम चीज़ है, बस फर्क पता ही है, डिस्टेंस की जगह स्पीड है बस, और बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ 2 चीज़ें और चेंज हो जाती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ की वजह से आपको क्या पता चल गया यार कि अगर लेट्स से 3 सेकंड हो गए तो मेरी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। ये होता है आपका स्पीड टाइम ग्राफ और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। बस अब इसमें फ़र्क क्या है कि यार एक जो आपका ग्रेडियंट है, अब ग्रेडियंट पहले क्या था यार, हम स्पीड डिवाइड बाय, हम पहले डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर रहे थे, है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब हम कर रहे हैं स्पीड डिवाइड बाय टाइम, और स्पीड डिवाइड बाय टाइम आपने सुना होगा यार, स्पीड डिवाइड बाय टाइम का ये फॉर्मूला किसका था, ये एक्सेलरेशन का था। स्पीड डिवाइड बाय टाइम या वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो इसमें जो ग्रेडियंट है ना, ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, ये है ना अब एक्सेलरेशन बता रहा है। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड बता रहा था, अब इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन बता रहा है, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ना, वही सेम चीज़ है, बस डिस्टेंस की जगह हमने स्पीड लिख लिया। वाई वैल्यूज टेल्स दिस स्पीड यू आर ट्रैवलिंग एट, while the x value tells the time, वही सेम है। The gradient of the slope of the graph is the acceleration of the acceleration, ठीक है, बस ये है, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। एक और चीज है स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में यार पहले हम डिवाइड कर रहे थे ना, हम स्पीड डिवाइड बाय टाइम कर रहे थे, अब हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यार वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। कैसे, क्योंकि t इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, अब t को उस साइड पर मल्टीप्लाई कर लो, s इज इक्वल टू डी। यार जब हम स्पीड डिवाइड बाय टाइम करते हैं तो हमें बस ग्रेडियंट आता है, तो हम इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यार मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, आपके पास एक एरिया आ जाता है। जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये स्पीड आ गई आपकी, ये आपका टाइम हो गया, मल्टीप्लाई करो कि ये एरिया आ गया। ये एरिया यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको डिस्टेंस, क्योंकि वही है स्पीड इज सॉरी ये ना फॉर्मूला मैंने यहाँ पे उल्टा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका एरिया है, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्टेंस को बराबर होता है, और ये एरिया आपका, ठीक है। तो अब आखिरी चीज ये हो गई कि एरिया अंडर द ग्राफ, जो एरिया अंडर द कर्व है ना, एरिया अंडर द
ग्राफ स्लैश कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस, बस और कुछ नहीं। ये हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ और कुछ नहीं। तो स्पीड टाइम ग्राफ में यार ये वैल्यू आपने पढ़ ली, आपने है ना देख लिया यार स्पीड कितनी है, आपको पता करना है यार डिस्टेंस कितना है, आपने एरिया निकालनी है कि यार इस एरिया कितना है इसके अंदर, और आपको है ना एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपने ग्रेडियंट निकाल लिया, आप कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके, ठीक है, चेंज कैलकुलेट करके। ये हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ। अब है ना आगे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यार कोई चीज़ है स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो आपको मैग्नीट्यूड बता रही है, एरिया आ गया, ठीक है, ग्रेडियंट हो गया और एरिया हो गया, ठीक है। और ये है ना वही स्टेप्स बताए हुए जो मैं अभी आपको करके बताए थे, ठीक है। और फिर अब हम नीचे जाते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल, ये वही सेम चीज़ बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना ग्रेडियंट है, उसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि यार ये चेंज इन वेलोसिटी आप चेंज कर रहे हो, यहाँ पे चेंज कितना वाई हुआ है, और ये आपका चेंज इन एक्स एक टाइम हो गया, बस, ठीक है। फिर एरिया अंडर द कर्व बता रहे हैं, देखें एरिया आपका बॉक्स बन रहा है, आप करोगे v टाइम्स टी, तो ये है ना स्पीड, ये डिस्टेंस पूरा आ जाता है, ये पूरा अब एरिया, ठीक है। ये वही सेम चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल 2.6 पे आते हैं, ठीक है। अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 0 to 30 meter per second in 20 seconds, then it moves at uniform speed for the next 30 seconds, and then the driver applies brakes, and the speed of the car decreases uniformly to 0 in 10 seconds. The graph is plotted. ये आपका ग्राफ बन गया, यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है सबसे पहले, यार एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, हमने है ना ग्रेडियंट लेना है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है आपका वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन आपका है ग्रेडियंट के बराबर, क्यों, क्योंकि आप चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ से आपका निकलेगा डेल्टा वी और यहाँ से आपका निकलेगा डेल्टा टी। तो फर्स्ट 20 सेकंड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब टाइम तो उन्होंने बता दिया यार पहले 20 सेकंड, ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया। अब वेलोसिटी कितनी है यार, यहाँ पे 30 थी और यहाँ पे 0 थी, तो 30 माइनस 0 ऑन करेंगे, 30 माइनस 0 30 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो यार आपकी एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे है ना लिखी है, यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर 1.5, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट फ्रॉम 20 सेकंड टू 50 सेकंड, मतलब अब हम देखने वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है, तो यार ये देखो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपकी इस पॉइंट पे स्पीड थी, वेलोसिटी थी 30 और के पे भी 30 थी, तो यार आपकी स्पीड तो सेम रही है। अगर आपकी स्पीड सेम हुई है, स्पीड बढ़ी नहीं है, तो इसको मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं हुई, तो आंसर डायरेक्टली 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, फिर नीचे यहाँ पे है ना कुछ भी आ जाए, लेकिन है 30, ठीक है। 50 माइनस 20 करोगे, लेकिन यार क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो आंसर हमारा फिर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0 उसका। फिर आखिरी 10 सेकंड, अब 10 सेकंड में क्या हुआ है, आखिरी 10 सेकंड में ये 50 से लेके 60 वाला ये जो पार्ट है ना, अब उस वक्त शुरू में हमारे पास 30 थी, ठीक है, 30 थी और आखिर में 0 हो गई, ठीक है। तो हम 0 माइनस 30 करेंगे कि 4 माइनस आफ्टर, ठीक है, और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 10, ठीक है। तो ये -30 डिवाइड बाय 10 मतलब दे रहा है -3 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको याद होगी, ये है क्या आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन आपकी है डिसेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर -3, ठीक है, ये उस वाले का -3 हो गया। फिर कह रहा है यार टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, ये ग्राफ दिया हुआ है, बस एरिया अंडर द कर्व निकालो बस, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व निकालोगे आप कैसे करके, यार ये देखो ये शेप क्या है, ये शेप है आपका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है आपने एरिया का, हाफ टाइम्स हाइट मतलब ये चीज, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ये दोनों का सम करके अब हम सम करते हैं इनका, तो ए से बी देखें, ये यहाँ से 20 है और ये यहाँ से 50 है, तो इसकी लेंथ होगी 30, ठीक है। और उसके बाद अच्छा सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई का हाइट कितनी है, अब ये वही वहाँ से 30 हो गई, क्योंकि यहाँ से ये चेंज मुझे पता चल गया, 30 मल्टीप्लाई बाय अब सम ऑफ पैरेलल साइड, एक आपका 30 हो गया, अब ये वाला 0 पे शुरू होता है और फिर 60 पे फंस जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये 30 + 60 90 हो गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 30
डिवाइड बाय 2, ये है 1350 मीटर। मतलब यार ये जो आपकी गाड़ी है ना, इसने 1350 मीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर 1350 मीटर कर गया। फिर अब हम जाते हैं आखिरी वाले पे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यार क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यार टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। एस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यार अभी हमने निकाला 1350 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लगा है हमें? 60 सेकेंड लगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लगभग, इसका सॉल्व करके हमारा आंसर आया 22.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी जो एक्सेलरेशन एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड, ये स्पीड है तो स्क्वायर हट जाएगा, ये एवरेज स्पीड हमारी हुई 25.5 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे आंसर हो गए 2.6 के, ठीक है। और इससे हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो ये लेक्चर वापसी देख ले, वरना नहीं तो आप हमें मैसेज कर लें व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हम आपको है ना कमेंट कर लें यूट्यूब पे, हम आपको है ना समझाते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए 2 महीने